सो हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल आई विल पर, जिसमें कि हम कर रहे थे विजन आईएएस की टेस्ट सीरीज और आज हम आ जाते हैं टेस्ट नंबर सेकंड के पार्ट नंबर सेकंड पर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इसके अलावा अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कर देना जो भी विजन आईएएस की टेस्ट सीरीज करते हो या फिर जिनको भी बेसिक बुक्स का फ़ायदा उठाना हो। मतलब हम क्या करते हैं, जितना भी आप क्वेश्चंस के थ्रू जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो कंप्लीट करवाने की कोशिश करते हैं। तो आप सबसे पहले कुछ भी कर सकते हो। सबसे पहले आप इस टेस्ट सीरीज़ को कंप्लीट कर लो। उस टेस्ट सीरीज़ को करने के बाद आप बेसिक बुक्स को पढ़ो तो मैक्सिमम चीज़ें आपकी कंप्लीट मिलेंगी। थोड़ी बहुत चीज़ें आपको ऐड ऑन करनी पड़ेंगी। या इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, बेसिक बुक पढ़ के भी इन क्वेश्चंस को कर सकते हो ताकि आपके जो भी रिमेनिंग बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो कंप्लीट हो जाएं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। ठीक है, तो और मैंने बता दिया है कमेंट बॉक्स में आपको ये जितने भी क्वेश्चन खत्म होने के बाद ये बताना है कि आपके कमेंट बॉक्स में ये लिखना है कि भाई आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। ठीक है, आपके 50 में से टोटल कितने क्वेश्चन सही हुए हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। आज का फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोलता है, Which of the consider the following statements regarding initiative on critical and emerging technologies। critical and emerging technologies के इनिशिएटिव पे कुछ स्टेटमेंट्स दे रखे हैं, उसके बारे में बताना है। सबसे पहले है द इनिशिएटिव हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय इंडिया एंड रशिया टू एक्सपेंड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बिटवीन टू नेशन। बोल रहे हैं कि ये जो इनिशिएटिव है ना, इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड अमर्जिंग टेक्नोलॉजीज बोल रहे हैं, ये स्टार्ट किया है इंडिया और रशिया ने। तो पहली स्टेटमेंट तो हमारी यहीं पे रॉन्ग हो जाती है क्योंकि ये किसने स्टार्ट किया है, इंडिया और यूएसए ने मिलकर स्टार्ट किया है। किसने? इंडिया और यूएसए ने मिलकर स्टार्ट किया है ताकि हम स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप दोनों नेशंस के बीच में एक्सपेंड कर सकें। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी क्या होगी, रॉन्ग हो गई। सेकंड बोल रहे हैं ये लेड है इंडिया में, ये इंडिया में इसको कौन लेड कर रहा है, इंडियन नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरीट। बिल्कुल, इंडिया में इसको इंडियन नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरीट लेड कर रहा है। और यूएसए में इसको कौन लेड कर रहा है, यूएस नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल। कौन? यूएस नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल इसको यूएसए में लेड करिए अगर यूएसए का आ जाए तो। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट इसकी करेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट इसकी रॉन्ग है और हमें बतानी है कौन सी स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है। तो करेक्ट तो केवल और केवल इसमें सेकंड स्टेटमेंट है हमारी। ठीक है, और इसमें किन किन सेक्टर्स पे कोऑपरेशन किया जाएगा, किन किन सेक्टर्स पे मतलब कोऑपरेशन किया जाएगा, साइंस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ठीक है, क्वांटम, ठीक है, क्वांटम, इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिफेंस, स्पेस, एडवांस टेलीकॉम। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों पे मेनली इसमें कोऑपरेशन किया जाएगा। इन 6 एरियाज़ में मेनली इसमें कोऑपरेशन किया जाएगा इनिशिएटिव में। इस इनिशिएटिव में जो भी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं जैसे कि साइंस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, क्वांटम, फिर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एडवांस टेलीकॉम, स्पेस, डिफेंस, इनोवेशन, इन सब पे मतलब काम किया जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 51 हो गया कंप्लीट, इसका आंसर हो गया बी। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोलता है, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग डिस्ट्रिक्ट जज में कौन कौन आते हैं। देखो अभी हमने पढ़ा था एक बार कि भाई सबऑर्डिनेट जुडिशरी में एक होता है डिस्ट्रिक्ट जज, एक होता है सेशंस जज। ठीक है, मतलब सेशंस जज होते हैं, उसके नीचे बहुत सारे सबऑर्डिनेट जज होते हैं। तो हमें बताना है कि डिस्ट्रिक्ट जज में कौन कौन से आते हैं। ठीक है, तो देखो डिस्ट्रिक्ट जज में ये सारे ही इंक्लूड होते हैं, याद रखना ये डिस्ट्रिक्ट जज में सारे इंक्लूड होते हैं। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, ज्वाइंट डिस्ट्रिक्ट जज, चीफ जज ऑफ स्मॉल कोज कोर्ट, चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट और सेशंस जज, ये सारे ही डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में इंक्लूड होते हैं। ठीक है, तो ये सारे ही इंक्लूड होते हैं, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाता है, डी। ठीक है, याद रखना ये सारे ही डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में इंक्लूड होते हैं। आप सभी को पता था ये सारे किस में, डिस्ट्रिक्ट जज किस में आते हैं, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में, सबऑर्डिनेट कोर्ट में। सबऑर्डिनेट कोर्ट वाला प्रोविजन कौन से पार्ट में है, कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 6 में। आर्टिकल कौन कौन से सबऑर्डिनेट कोर्ट के लिए, 233 से लेकर 237 तक ये 4 आर्टिकल हैं। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है, इसके अलावा सिटी सिविल कोर्ट के वो भी आते हैं इसमें, जैसे कि असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट जज, मतलब अगर आप बात करो असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट जज भी आते हैं। एडिशनल चीफ प्रेसिडेंशियल मजिस्ट्रेट भी आते हैं। ठीक है, असिस्टेंट चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट भी आते हैं, असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट जज भी आते हैं, एडिशनल और सेशंस जज या फिर असिस्टेंट सेशन जज भी आते हैं। ठीक है, असिस्टेंट सेशंस जज भी आते हैं, तो ये भी इसमें डिस्ट्रिक्ट जज में इंक्लूड होते हैं, ध्यान रखना। और मैंने इसके बाद बताया था जो भी डिस्ट्रिक्ट जज या सेशंस जज होता है उसके नीचे 2 साइड होती हैं, एक होती है सिविल साइड, एक होती है क्रिमिनल साइड। जो सिविल साइड होती है वहाँ पे होती है सबऑर्डिनेट जजेस कोर्ट होता है और उसके नीचे होता है मुंसिफ कोर्ट। ठीक है, और क्रिमिनल साइड पर मैंने बोला था भाई चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट होता है और एक नीचे होता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट
मजिस्ट्रेट कोर्ट। ये जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट 3 साल की सजा दे सकता है, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट 7 साल की सजा दे सकता है, और जो ये डिस्ट्रिक्ट जज हैं ये तो सब आपको सभी को पता है कैपिटल पनिशमेंट भी दे सकते हैं और लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी दे सकते हैं। ठीक है, अब एक चीज़ ध्यान रखना, अभी ये तो हो गए, ठीक है। अब जो ये डिस्ट्रिक्ट जज होती हैं इनकी अपॉइंटमेंट करता कौन है, इनकी अपॉइंटमेंट करता कौन है, इनकी अपॉइंटमेंट करते हैं हमारे गवर्नर। कौन करते हैं? गवर्नर। किससे पूछ के? हाई कोर्ट से पूछ के। किसकी कंसल्टेशन से? हाई कोर्ट की कंसल्टेशन से। ध्यान रखना, कौन करते हैं? गवर्नर करते हैं, हाई कोर्ट की कंसल्टेशन से करते हैं। क्या क्वालिफिकेशन चाहिए डिस्ट्रिक्ट जज बनने के लिए? आप सभी को पता है, सबसे पहले तो सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट की सर्विसेज में नहीं होनी चाहिए, 7 साल की एडवोकेसी होनी चाहिए, या फिर वो हाई कोर्ट में या फिर वो अपॉइंटमेंट के लिए हाई कोर्ट द्वारा रिकमेंडेड होनी चाहिए। ठीक है, ये 3 क्वालिफिकेशन चाहिए हमें डिस्ट्रिक्ट जज बनने के लिए। कोई आप सेंट्रल या स्टेट की सर्विसेज में नहीं होनी चाहिए, 7 साल की एडवोकेसी होनी चाहिए, और या फिर आप हाई कोर्ट के द्वारा रिकमेंडेड होनी चाहिए। ठीक है, और जो ये अदर जजेस हैं इनको कौन मतलब अपॉइंट करता है? इनको भी गवर्नर ही अपॉइंट करते हैं। किससे पूछ के करते हैं? हाई कोर्ट की कंसल्टेशन तो ली जाती है, साथ में स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की भी इसमें क्या ली जाती है? कंसल्टेशन ली जाती है। ध्यान रखना, तो ये कैसे कैसे अपॉइंटमेंट होती है मैंने नॉर्मल आपको बता दिया है। तो ये है डिस्ट्रिक्ट जज के बारे में, पहले भी हम करवा चुके हैं, अभी भी करवा चुके हैं। नहीं समझ में आया तो फिर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हो। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपका डिस्ट्रिक्ट जज का जो ये क्वेश्चन है ये हो गया होगा कंप्लीट। ठीक है, तो जो भी LLB कर रहे हैं, शायद आपका सपना होगा डिस्ट्रिक्ट जज बनने का, तो जल्दी जल्दी से बनिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं अपने ग्राम न्यायालय के बारे में। ठीक है, ग्राम न्यायालय के बारे में बताना है। पहले बोल रहे हैं ग्राम न्यायालय कैन ट्राई क्रिमिनल केसेस वेयर द एलिग्ड ऑफेंस अट्रैक्ट्स अ मैक्सिमम पनिशमेंट ऑफ 3 years। बोले कि ग्राम न्यायालय जो है वो ऐसे क्रिमिनल केसेस को भी ट्राई कर सकते हैं जहाँ पे जो ऑफेंस है वो मैक्सिमम जिनकी पनिशमेंट 3 साल होती है। तो ये स्टेटमेंट क्या है, मतलब क्या बताना चाह रहे हैं? और सेकंड स्टेटमेंट है ग्राम न्यायालय आर स्ट्रिक्टली बाउंड बाय रूल्स ऑफ एविडेंस प्रोवाइडेड इन इंडियन एविडेंस एक्ट। तो याद रखना 2 साल से ज़्यादा पनिशमेंट वाले क्रिमिनल केसेस को ग्राम न्यायालय ट्राई नहीं कर सकते हैं। याद रखना, ये 3 साल नहीं, 2 साल से ज़्यादा वाले को नहीं ट्राई कर सकते। तो 3 साल है, तो 3 साल वाले को ट्राई नहीं कर सकते हैं ग्राम न्यायालय। ठीक है, ध्यान रखना, ग्राम न्यायालय 2 साल से ज़्यादा की जिसमें पनिशमेंट होगी उनसे ज़्यादा केसेस को ट्राई नहीं कर सकते हैं। सेकेंड है ग्राम न्यायालय आर स्ट्रिक्टली बाउंड बाई रूल्स ऑफ एविडेंस जो प्रोवाइडेड होते हैं इंडियन एविडेंस एक्ट में। तो आप सभी को पता है कि ये स्ट्रिक्टली बाउंड नहीं होते हैं इंडियन एविडेंस एक्ट से। अभी तो इंडियन एविडेंस एक्ट का भी नाम चेंज कर दिया गया है। तो जो ग्राम न्यायालय हैं वो स्ट्रिक्टली बाउंड नहीं होते हैं एविडेंस एक्ट से। ठीक है, ये इनके पास सिविल और क्रिमिनल कोर्ट्स दोनों की पावर होती है। नेचुरल जस्टिस पे मेनली ये काम करते हैं। किस पे काम करते हैं? नेचुरल जस्टिस पे ये मेनली काम करते हैं। ठीक है, और ये नेचुरल जस्टिस से गाइडेड होते हैं, साथ में जो भी हाई कोर्ट कोई रूल बनाएगा उसके सब्जेक्ट में होते हैं। ठीक है, हाई कोर्ट इनको मतलब वो करते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। ग्राम न्यायालय एक्ट कब आया था? ग्राम न्यायालय एक्ट के अंडर ही आते हैं। ग्राम न्यायालय एक्ट आया था हमारा कब? 2008 में। ठीक है, किसकी रिकमेंडेशन आई थी? लॉ कमीशन की रिकमेंडेशन आई थी, उसके बेसिस पे आया था हमारा ग्राम न्यायालय एक्ट। ठीक है, तो ध्यान रखना, तो इसके बेसिस पे थे ग्राम न्यायालय। आप सभी को बता दिए, मैंने बता दिए सारे। तो दोनों स्टेटमेंट होंगे, हमें बताने हैं करेक्ट स्टेटमेंट। तो भाई करेक्ट तो ना तो फर्स्ट है ना सेकंड है, तो ना तो फर्स्ट है ना सेकंड है, तो हमारा आंसर क्या आ गया? डी। ठीक है, ये आ गया हमारा किसके बारे में? ग्राम न्यायालय के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 53 हमारा आंसर हो गया डी। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आ जाते हैं भाई अपने गवर्नर के बारे में। ठीक है, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहते हैं गवर्नर हमेशा ही, है ना, हर एक स्टेट के लिए। गवर्नर के बारे में देख लेते हैं। ही इज़ इंटाइटल्ड टू सच इनमोलमेंट्स अलाउंसेज एंड प्रिविलेजेस जो प्रेसिडेंट डिटरमाइन करते हैं। तो आपको एक चीज़ पता होगी कि भाई जो भी गवर्नर की सैलरी, जो भी इनमोलमेंट्स होती हैं, अलाउंसेज होते हैं, प्रिविलेजेस होते हैं, उनको कौन डिटरमाइन करती है? पार्लियामेंट डिटरमाइन करती है। उनको कौन डिटरमाइन करती है? पार्लियामेंट डिटरमाइन करती है। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना। उसको कौन डिटरमाइन करती है? पार्लियामेंट डिटरमाइन करती है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट होगी रॉन्ग। सेकंड बोल रहे हैं व्हेन ही इज गवर्नर ऑफ 2 और मोर स्टेट। जब गवर्नर 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट्स के होते हैं तो जो उनकी इनवॉल्वमेंट्स और अलाउंसेस होती हैं वो स्टेट शेयर करती हैं, जैसे ही पार्लियामेंट डिटरमाइन करते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखना, जब कोई भी गवर्नर 2 स्टेट का होगा तो उनकी जो इनवॉल्वमेंट स्टेट के द्वारा शेयर की जाएंगी वो कौन डिटरमाइन करेगा? वो प्रेसिडेंट डिसाइड करेंगे। वो कौन डिसाइड करेंगे? वो प्रेसिडेंट डिसाइड करेंगे। तो ये चीज़ ध्यान रखना। नॉर्मल अगर कोई गवर्नर है उसकी जो इनवॉल्वमेंट्स है, अलाउंसेस हैं, प्रिविलेजेस है, कौन डिटरमाइन करेगा? पार्लियामेंट। लेकिन अगर वो 2 स्टेट्स का है तो कौन डिटरमाइन करेंगे? प्रेसिडेंट। ठीक है, ओथ कौन मतलब एडमिनिस्टर करता है? ओथ कौन एडमिनिस्टर करता है हमारे गवर्नर जी की? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट जज। ठीक है, या फिर सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट जज। आप सभी को पता है इसके बारे में। टर्म इनकी कितनी होती है? 5 ईयर, सब्जेक्ट टू प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। कोई फिक्स टर्म नहीं होती है वैसे तो। ठीक है, लेकिन नॉर्मली कन्वेंशन के अकॉर्डिंग मतलब 5 साल के लिए इनको लगाया जाता है। ठीक है,
और जो ये चीज़ है कि भाई जब दो स्टेट से कि वो गवर्नर बन जाएंगे तो उनकी जो इमोलमेंट्स है, अलाउंसेस हैं, जो स्टेट शेयर करेगी उसको प्रेसिडेंट डिटरमाइन करेंगे। ये कब डिटरमाइन हुआ था? ये 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, उसमें बताया गया था कि भाई उसको प्रेसिडेंट डिफाइन करेंगे। अगर कोई भी गवर्नर 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट्स का है, एक से ज़्यादा स्टेट का है, तो उसको कौन डिटरमाइन करेगा? उनकी इमोलमेंट्स को प्रेसिडेंट डिसाइड करेंगे। ये कब डिसाइड हुआ था? 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 1956 में, वहाँ पे ये डिटरमाइन हुआ था। किस में आते हैं ये? पार्ट 6 में आते हैं, स्टेट एग्जीक्यूटिव में आते हैं। आर्टिकल 153 से 167 तक आर्टिकल मेनली हमारे गवर्नर के बारे में होते हैं। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन हमारा इसके बारे में हो जाता है हमारा कंप्लीट। ठीक है, किसके बारे में? गवर्नर के बारे में। इसके अलावा देखो एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है गवर्नर के बारे में, ये 2-3 चीज़ें तो होगी। साथ में आपको पता है गवर्नर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं स्टेट्स में। ठीक है, लेकिन हम ऐसा नहीं बोल सकते कि जो ऑफिस ऑफ गवर्नर है वो एक एम्प्लॉयमेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर, ऐसा नहीं बोल सकते। ठीक है, ये किस केस में बोला गया था? एक हर गोविंद पंत केस आया था। ठीक है, गवर्नर के बारे में ना कई बार मेंस में भी क्वेश्चन आ जाता है, तो उससे रिलेटेड केसेस याद रखना। एक हमारा केस था हर गोविंद पंत केस। कौन सा था? हर गोविंद पंत केस था हमारा। ये कब आया था? ये आया था 1979 में। इसमें बोला गया था कि भाई जो गवर्नर का एम्प्लॉयमेंट है ना, जो गवर्नर का ऑफिस है ना, वो एम्प्लॉयमेंट नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर। जो गवर्नर का ऑफिस है वो एम्प्लॉयमेंट नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर। ये एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है। ये क्या है? एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है। ये किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं है, या फिर उसके अंडर नहीं है, या फिर सबॉर्डिनेट नहीं है। ठीक है, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर नहीं है, सबॉर्डिनेट नहीं है। ये चीज़ ध्यान रखना। ये किस में बोला गया था? हर गोविंद पंत केस 1979 में हुआ था, उसमें ये चीज़ बोली गई थी। तो ये मैंने कुछ चीज़ें गवर्नर के बारे में भी बता दी हैं आपको। ठीक है, बहुत सारे गवर्नर काफ़ी ज़्यादा फेमस रहते हैं। ठीक है, तो उनके बारे में है। तो हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट भी रॉन्ग है, सेकंड स्टेटमेंट भी रॉन्ग है। बतानी है करेक्ट स्टेटमेंट। भाई करेक्ट ना तो फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारी और ना ही सेकंड स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है, तो हमारा आंसर क्या जाता है? डी। ठीक है, आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इलेक्शन कमीशन के बारे में बताना है। सबसे पहले है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो एम्पावर्ड है डिटरमाइन करने के कि लोकसभा में सीट्स जो हैं वो हर एक स्टेट को कैसे एलोकेट की जाएं, वो डिटरमाइन करते हैं कौन? हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो आप सभी को पता है सीट्स कैसे एलोकेट की जाएंगी लोकसभा में, उसको कौन डिटरमाइन करता है? आप सभी को पता है कौन डिटरमाइन करता है? हमारी पार्लियामेंट डिसाइड करती है। पार्लियामेंट क्या बिठाती है? आप सभी को पता है डिलिमिटेशन कमीशन बिठाती है। ठीक है, डिलिमिटेशन कमीशन बिठाती है, जो आप आज तक 4 बार बैठे हैं, 52, 62, 72 और 2002। ठीक है, तो पार्लियामेंट डिसाइड करती है, ना कि इलेक्शन कमीशन। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या होगी? रॉन्ग। सेकंड बोल रहे हैं कि जो 87th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ 2003 में, उन्होंने डिलिमिटेशन कर दिया कॉन्स्टिट्यूएंसीज का। किसके बेसिस पे? 1991 सेंसस के बेसिस पे। तो अभी बता रही हूँ 3 अमेंडमेंट याद रख लेना। एक तो था 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, एक था 87th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, और एक था एक सबसे पहले आया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था उसने 1971 के लेवल पे मतलब जो डिलिमिटेशन था वो फिक्स कर दिया था। 1971 के सेंसस के बेस पे फिक्स किया था। जो 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया उन्होंने 1991 के सेंसस पे फिक्स किया, मतलब जो भी डिलिमिटेशन था। और जो 87th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया 2003 में, उन्होंने 2001 के बेसिस पे डिलिमिटेशन को फिक्स कर दिया। ठीक है, तो ये 3 अमेंडमेंट्स याद रखना। 42nd अमेंडमेंट ने 1971 के बेसिस पे फिक्स किया था, 84th ने हमारा 1991 के बेसिस पे फिक्स किया था, और 87th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने हमारा 2001 के बेसिस पे किया था। तो ये 1991 ये 2001 के बेसिस पे किया था। ठीक है, तो ये सेकंड स्टेटमेंट भी हमारी रॉन्ग हो जाती है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट भी रॉन्ग है, सेकंड स्टेटमेंट भी रॉन्ग है, और हमें बतानी है कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट। तो करेक्ट ना तो फर्स्ट स्टेटमेंट है ना सेकंड स्टेटमेंट है, तो हमारा आंसर क्या जाता है? डी। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से आपको। तो क्वेश्चन नंबर 55 हमारा आंसर हो जाता है डी। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोलता है? एवरी मिनिस्टर शैल हैव द राइट टू स्पीक एंड वोट इन एनी कमेटी ऑफ दी स्टेट लेजिस्लेचर। बोल रहे हैं कि हर एक मिनिस्टर शेल हैव द राइट टू स्पीक एंड वोट इन एनी कमेटी। देखो, हर एक मिनिस्टर के पास ये तो राइट है कि वो स्पीक मतलब बोल सकते हैं किसी भी कमेटी में, लेकिन वोटिंग का राइट हर एक कमेटी में नहीं होता है। ठीक है, वे मिनिस्टर हर जगह जाके बोल सकता है, लेकिन ये नहीं हर जगह जाके वोट कर सकता है। तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या होगी? रॉन्ग होगी। ठीक है, सेकंड है, इफ एनी क्वेश्चन अराइजेज वेदर अ मैटर फॉल्स विद इन गवर्नर्स डिस्क्रिप्शन और नॉट, डिसीजन ऑफ गवर्नर शैल बी फाइनल। देखो, अगर गवर्नर के डिस्क्रिप्शन का कोई भी मैटर आता है तो फाइनल डिसीजन किसका होगा? गवर्नर का
होगा भाई, आप सभी को पता है गवर्नर के पास डिस्क्रिशनरी पावर्स होती हैं, ठीक है। प्रेसिडेंट के पास हमारे डिस्क्रिशनरी पावर नहीं होती है, लेकिन हमारे जो गवर्नर है उसके पास ज़्यादा डिस्क्रिशनरी पावर होती है। तो जब भी गवर्नर की डिस्क्रिशन का कोई भी मैटर आएगा तो बिल्कुल गवर्नर का डिसीजन फाइनल होगा। तो सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, हमें बतानी है करेक्ट स्टेटमेंट। तो करेक्ट स्टेटमेंट हमारी क्या है, हमारी सेकंड स्टेटमेंट जो है वो हमारी क्या है, करेक्ट है, ठीक है। हाँ ठीक है। अब जो ये हमारा जो ये मिनिस्टर्स बोल सकते हैं, ये मतलब राइट के मिनिस्टर्स के राइट मतलब एज रिस्पेक्ट टू हाउसेज कहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है। मतलब हाउस के रिस्पेक्ट में जो मिनिस्टर के राइट हैं वो कहाँ दिए गए हैं, आर्टिकल 177 में। कहाँ पे दिए गए हैं, 177 में दिए गए हैं, हमें आर्टिकल 177 में ध्यान रखना है इसको। दूसरी चीज़ ध्यान रखना, अब एक यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताने जा रही हूँ, इसको हमेशा के लिए ध्यान रखना। दो चीज़ें होती हैं, क्या, एक तो होते हैं हमारे गवर्नर और एक होते हैं हमारे प्रेसिडेंट, ठीक है। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना आज के बाद, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अभी ध्यान रख लेना, फिर अभी वही है। जो गवर्नर होते हैं ना उनके पास कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन भी होती है और सिचुएशनल डिस्क्रिशन भी होती है, ध्यान रखना। हमारे जो गवर्नर होते हैं उनके पास कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन भी होती है और सिचुएशनल डिस्क्रिशन भी होती है। हम डिस्क्रिशन की बात कर रहे हैं, ठीक है, गवर्नर के डिस्क्रिशन की बात कर रहे हैं। लेकिन जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं ना उनके पास केवल और केवल सिचुएशनल डिस्क्रिशन होती है, उनके पास जो कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन है वो नहीं होती है, ध्यान रखना, ठीक है। ये किसकी बात चल रही है, हमारी डिस्क्रिशन की बात चल रही है, ठीक है। यहाँ पे डिस्क्रिशन की बात चल रही है कि भाई डिस्क्रिशन किसके पास होती है, जो गवर्नर होते हैं हमारे उनके पास कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन भी है और सिचुएशनल डिस्क्रिशन भी है। लेकिन जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं उनके पास केवल सिचुएशनल डिस्क्रिशन है, उनके पास कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन में क्या क्या आता है, गवर्नर के पास 5 चीज़ें आती हैं गवर्नर के पास कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन में, ध्यान रखना, ये अलग बता रही हूँ मैं, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन में गवर्नर के पास 5 चीज़ें आती हैं। सबसे पहले वो किसी भी बिल को प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व कर सकते हैं, वो किसी भी बिल को प्रेसिडेंट के लिए क्या कर सकते हैं, रिजर्व कर सकते हैं। दूसरी चीज़, वो प्रेसिडेंट रूल लगाने के लिए रिकमेंड कर सकते हैं प्रेसिडेंट को, ठीक है। वो प्रेसिडेंट रूल लगाने के लिए प्रेसिडेंट को क्या कर सकते हैं, रिकमेंड कर सकते हैं, या फिर मतलब रिकमेंड कर सकते हैं कि प्रेसिडेंट रूल स्टेट में लगना चाहिए, ठीक है। और अगर मान लो कि कोई गवर्नर है और एडजॉइनिंग यूटी का उनको पावर दे दिया गया, तो उसमें उनको कौन से फंक्शंस एक्सरसाइज करने हैं उनकी भी पावर उनके पास होती है, ठीक है। एडजॉइनिंग अगर यूटी का एडमिनिस्ट्रेशन उनको मिला है तो वो उसके फंक्शंस को कैसे एक्सरसाइज करेंगे, वो भी पावर उनके पास है। चौथी पावर उनके पास क्या है कि वो सीएम से एडमिनिस्ट्रेटिव और लेजिस्लेटिव मैटर्स के मामले में इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं, उनसे मांग सकते हैं कि वो क्या कर रहे हैं लेजिस्लेटिव या एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स में। लेजिस्लेटिव या एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर में सीएम क्या कर रहा है, ये सारी बातें जान सकते हैं, ये उनकी डिस्क्रिशन है गवर्नर की। इसके अलावा 5वीं पावर इनके पास क्या है, गवर्नर जो हैं वो असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, जो 6 शेड्यूल की स्टेट हैं, इनमें ऑटोनोमस जो ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, ऑटोनोमस ट्राइबल जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है उसमें कितना अमाउंट दिया जा रहा है एज रॉयल्टी, लाइसेंस से, मिनरल एक्सप्लोरेशन से एज रॉयल्टी कितना फाइन वगैरह जो भी दिया जा रहा है वो डिटरमाइन करने का मतलब पावर भी किसके पास है, वो भी गवर्नर के पास है, ठीक है, वो भी गवर्नर के पास है। तो ये 5 चीज़ें हैं जो गवर्नर के पास कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन में है, ठीक है, जिन पे केवल और केवल गवर्नर डिसाइड कर सकते हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन केवल और केवल गवर्नर के पास होती है, ये हमारे प्रेसिडेंट के पास नहीं होती है। कुछ होती है सिचुएशनल डिस्क्रिशन, 3 होती हैं, तीनों वही प्रेसिडेंट के पास भी हैं, गवर्नर के पास भी हैं। जैसे कि सिचुएशनल डिस्क्रिशन में क्या आता है, जैसे कि अगर सीएम या फिर किसी पीएम, देखो अगर मतलब पीएम मतलब प्रेसिडेंट के केस में याद रख लेना, ठीक है। अगर किसी सीएम को अपॉइंटमेंट करना है और किसी पार्टी की क्लियर मेजोरिटी नहीं है, या फिर मान लो सीएम डाई कर जाता है सडनली, कोई ऑब्वियस सक्सेसर नहीं है, तो डिसाइड कौन करेगा, तो अपॉइंटमेंट जो सीएम का करेंगे वो सिचुएशनल डिस्क्रिशन पे होगा, तो वो कौन करेंगे, गवर्नर करेंगे। तो सिचुएशनल डिस्क्रिशन ये किसके पास हुई, सीएम लगाने की, गवर्नर के पास। और ऐसे ही सिचुएशनल डिस्क्रिशन किसके पास होती है, हमारी पीएम मतलब प्रेसिडेंट के पास, पीएम लगाने की, ठीक है, अगर मान लो डेथ हो जाती है या फिर पार्टी की क्लियर मेजोरिटी नहीं है। दूसरी चीज़ सिचुएशनल डिस्क्रिशन में आती है, अगर जो मान लो कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में अगर पार्टी अपनी मेजोरिटी प्रूव नहीं कर पाती है, अगर पार्टी अपनी मेजोरिटी प्रूव नहीं कर पाती है, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को डिसमिस करने की जो पावर है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को जो डिसमिस करने की पावर है, वो भी क्या है, एक सिचुएशनल डिस्क्रिशन है, वो भी सिचुएशनल डिस्क्रिशन है जो गवर्नर अपनी मर्जी से कर सकते हैं। ऐसे ही जो लोकसभा में अगर पार्टी प्रूव नहीं कर पाती है, तो ऐसे ही हमारे जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को डिसमिस कर सकते हैं, कौन, हमारे प्रेसिडेंट। तीसरी हमारी जो सिचुएशनल डिस्क्रिशन है वो है
कि अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने मेजोरिटी लॉस कर दी तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को डिसॉल्व करने का डिसीजन भी हमारे गवर्नर ले सकते हैं। ऐसे ही जो प्रेसिडेंट है वो लोकसभा को डिसॉल्व करने का डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है, तो ये 3 सिचुएशनल डिस्क्रिशन हमारे प्रेसिडेंट के पास भी होती हैं और गवर्नर के पास भी होती हैं, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन है वो केवल गवर्नर के पास होती है। ठीक है, ये क्वेश्चन हमेशा ध्यान रखना, कभी भी आ जाए तो ध्यान रखना। अब ठीक है, 5 चीज़ें मैंने बता दी हैं, बस इसके अलावा मैं कुछ नहीं बता सकती। तो क्वेश्चन नंबर 56 हमारा आंसर हो गया बी। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर प्रोवाइडेड टू पंचायत अंडर 11th शेड्यूल। बोल रहे हैं कि पंचायत को कौन से काम दिए गए हैं 11th शेड्यूल के अंडर। ठीक है, 11th शेड्यूल के अंडर पंचायत को कौन कौन से काम दिए गए हैं। तो आप सभी को पता है 29 फंक्शनल आइटम्स हैं 11th शेड्यूल के अंडर। ठीक है, तो एग्रीकल्चर इंक्लूडिंग एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन भी है, लैंड रिफॉर्म्स इंप्लीमेंट करना भी है, फिशरीज भी है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज भी हैं, टेक्निकल ट्रेनिंग एंड वोकेशनल एजुकेशन भी है। ये सारी चीज़ें आती हैं, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाता है डी। ठीक है, ये सारे ही आइटम्स आते हैं पंचायत में जो 11th शेड्यूल में दिए गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 57 आंसर हो गया डी। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमें बतानी है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कमेटीज वाज अपॉइंटेड टू गिव ए रिपोर्ट ऑन स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन। बोल रहे हैं कि स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन पे किस कमेटी ने अपनी एक रिपोर्ट दी है। ठीक है, किस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी है स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन पे। तो आप सभी को पता है ये कौन सी थी, इंद्रजीत गुप्ता कमेटी थी जिन्होंने स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन पे अपनी रिपोर्ट दी थी। ठीक है, इंद्रजीत गुप्ता कमेटी कब बैठी थी, 1998 में बैठी थी। ठीक है, 1998 में बैठी थी। और क्या बात करते हैं, जो टाका कमेटी थी ये कब बैठी थी, 2010 में ये बैठी थी। ये किसके लिए थी, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के लिए बैठी थी, ताकि मतलब जो इलेक्शन लॉज हैं या फिर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स है वो कैसे देखे जाएं, मतलब उनमें टू लुक इनटू के लिए ये बैठी थी टाका कमेटी। ठीक है, फिर जीएस वर्मा कमेटी। ये जीएस वर्मा कमेटी किस लिए बैठी थी, ये क्रिमिनल लॉज में अमेंडमेंट को रिकमेंड करने के लिए, क्रिमिनल लॉ में हमें क्या अमेंडमेंट करनी चाहिए उसमें कुछ रिकमेंडेशन देनी है। तो ठीक है, क्रिमिनल लॉ में अगर कुछ रिकमेंडेशन देनी है तो उसके लिए बैठी थी। वोरा कमेटी किसके लिए बैठी थी, वोरा कमेटी क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स पे बैठी थी। किस पे, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स पे बैठी थी। तो ये कुछ कमेटीज को ध्यान रखना, ये किसके लिए, इलेक्टोरल जो रिफॉर्म्स थे उनके लिए बैठी थी। तो ये 4 कमेटीज हैं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन के लिए इंद्रजीत गुप्ता कमेटी बैठी थी। क्वेश्चन नंबर 58 आंसर हो गया डी। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आदित्य L1 मिशन, आप सभी को पता है भाई 2 सितंबर को ये या 3 सितंबर को शायद ये अभी हम वो कर रहे हैं। ठीक है, जा रहा है हमारा आदित्य L1 मिशन। तो ये बोल रहे हैं कि देख लेते हैं इसके बारे में। बोल रहे हैं कि इट इज़ द फर्स्ट ऑब्जर्वेटरी क्लास स्पेस बेस्ड सोलर मिशन फ्रॉम इंडिया। ये इंडिया से पहला मिशन जा रहा है जो जहाँ पे स्पेस फर्स्ट ऑब्जर्वेटरी क्लास स्पेस बेस्ड सोलर मिशन है। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सेकंड बोल रहे हैं स्पेसक्राफ्ट जो है वो हेलो ऑर्बिट में रखा जाएगा फर्स्ट लैग्रेंज पॉइंट के पास सन अर्थ सिस्टम में। बिल्कुल भाई वहीं पर रखा जाएगा। इसमें 7 पेलोड्स हैं, फोटोस्फेयर, क्रोमोस्फेयर और कोरोना को ऑब्जर्व करने के लिए। बिल्कुल इसमें 7 पेलोड्स हैं। तो तीनों ही स्टेटमेंट हमारी आदित्य L1 मिशन के बारे में करेक्ट हैं। ठीक है, तीनों ही है और मेनली इसको लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। तो ये क्वेश्चन हो जाता है हमारा कंप्लीट। आ जाता है अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलता है, इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के बारे में क्या स्टेटमेंट सही नहीं है। ठीक है, इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के बारे में क्या चीज़ सही नहीं है ये बताना है। ठीक है, इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के बारे में क्या चीज़ सही नहीं है, गलत बतानी है। सबसे पहले हैं बोल रहे हैं कि 4 चीज़ें दे रखी है हमें। इलेक्टोरल बॉन्ड कैन बी इशूड इन डिनोमिनेशन ऑफ जो भी है इतने के डिनोमिनेशन में जो है वो इशू किए जा सकते हैं। तो आप सभी को पता है भाई बिल्कुल किए जा सकते हैं इसमें इशू। सेकंड है द इलेक्टोरल बॉन्ड्स कैन बी यूज्ड फॉर मेकिंग डोनेशंस टू ऑल रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी। जितने भी रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनको डिनोमिनेशन में इलेक्टोरल बॉन्ड दिए जा सकते हैं। तो याद रखना इलेक्टोरल बॉन्ड्स केवल और केवल मतलब ऐसे नहीं है कि सब रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज़ को दिए जा सकते हैं, केवल उनको दिए जा सकते हैं जिन्होंने 1% से ज़्यादा मतलब कोई भी लोकसभा का इलेक्शन हुआ हो या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन हुआ हो, जनरल इलेक्शन, उसमें 1% से कम वोट सिक्योर ना किए हों। कम से कम 1% वोट तो सिक्योर किए हों। 1% से ज़्यादा वोट सिक्योर किए होंगे उन रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज़ को मिलेगा। सबको इलेक्टोरल बॉन्ड सब यूज़ नहीं कर सकते उन डोनेशन को। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या होगी, रॉन्ग होगी और हमें रॉन्ग ही बतानी है। तो हमारा आंसर क्या हो गया बी। ठीक है, समझ में आया। थर्ड है इन्फॉर्मेशन फर्निश्ड बाय द डोनर इज ट्रीटेड कॉन्फिडेंशियल। बिल्कुल जो भी डोनर अपनी इन्फॉर्मेशन देगा उसको कॉन्फिडेंशियल रखा जाएगा। और
फॉर द फॉरेन कंपनीज कैन यूज़ इलेक्टोरल बॉन्ड फॉर मेकिंग डोनेशंस टू पॉलिटिकल पार्टीज। बिल्कुल, फॉरेन कंपनी भी जो है इलेक्टोरल बॉन्ड को यूज़ कर सकती हैं डोनेशंस देने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज़ को, ये भी बिल्कुल सही है। तो हमारी सेकंड स्टेटमेंट हमारी इसके बारे में क्या हो जाती है, रॉन्ग हो जाती है। कब आई थी ये, 2018 में ये स्कीम आई थी। कब आई थी, 2018 में ये स्कीम आई थी, इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम, पॉलिटिकल जो फंडिंग है उसको क्लींस करने के लिए, ठीक है, मतलब पॉलिटिकल जो फंडिंग है उसको क्लींस करने के लिए इंडिया में मेनली आई थी। और मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना, क्योंकि 5 साल हो गए इस स्कीम को। इस साल इसके पॉजिटिव नेगेटिव पूछे जा सकते हैं, क्या कोई फ़ायदा रहा इसका, नहीं रहा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो जाता है हमारा कंप्लीट। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें बताना है प्रोटेक्टेड एरिया के बारे में। किसके बारे में, प्रोटेक्टेड एरिया के बारे में। सबसे पहले इट इज़ लोकेटेड इन, सबसे पहले कुछ 3 फीचर दे दिए और बता दिया कि ये किसके बारे में बता रहे हैं। सबसे पहले ये नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ तेलंगाना में, तेलंगाना के नॉर्थ ईस्ट पार्ट में है, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है, द रिजर्व इज़ नेस्टेड इन सादरी माउंटेन रेंज। कहाँ पे, ये सादरी माउंटेन रेंज में है, गोदावरी के बैंक पे, गोदावरी रिवर के बैंक पे है, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है कि जोग्राफिकली जो रिजर्व है वो इंडो मलायन रीजन में है, जहाँ पे टाइगर और लेपर्ड जो है वो इम्पोर्टेंट स्पीसीज़ हैं। तो आप सभी को इनमें से पता चल चुका होगा कि भाई जो नागार्जुन सागर टाइगर रिजर्व है वो कहाँ पे है, वो तो आंध्रा में, वो तो तेलंगाना में है नहीं। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग होगी कि वो तेलंगाना में है, तो ये रॉन्ग हो गया। ताडोबा अंधेरी आपको पता है कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है, तो ये भी रॉन्ग हो गया। तो ये भी तेलंगाना में नहीं प्रेजेंट हो सकता। अब बात आ गई हमारी किसकी, अमराबाद की। तो देखो अमराबाद और कंवल, अमराबाद भी हमारा कहाँ पे है, तेलंगाना में है, लेकिन ये थोड़ा सा नीचे है, मतलब थोड़ा सा साउथ में है, तेलंगाना के साउथ में है ये, ठीक है, साउथ में है, आंध्रा और तेलंगाना के बॉर्डर पे ये साउथ में, अमराबाद तेलंगाना में। तो हमारा रह गया कौन सा, कंवल टाइगर रिजर्व। तो ये कंवल टाइगर रिजर्व है, ये है नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ तेलंगाना में, ठीक है। और ये सह्याद्री रेंज में भी नेस्टेड है, गोदावरी के रेंजेस पे है, और इंडो मलायन रीजन में ये प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये इसका आंसर हमारा क्या हो जाता है, कंवल टाइगर रिजर्व, ठीक है, कंवल टाइगर रिजर्व वहाँ पे प्रेजेंट है। तो ये आपको आता होगा तो आता होगा, भाई नहीं आता होगा नहीं आता होगा। तो क्वेश्चन नंबर 61 आंसर हो गया बी। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमें बताना है फैमिली कोर्ट के बारे में, फैमिली कोर्ट्स ऑफ 1984 के बारे में बताना है। सबसे पहले हैं जो फैमिली कोर्ट है, ये एक्ट है, ये प्रोवाइड करता है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फैमिली कोर्ट बाय स्टेट गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद हाई कोर्ट की। जो स्टेट गवर्नमेंट है वो हाई कोर्ट से पूछ के या उनसे कंसल्ट करके जो है वो फैमिली कोर्ट को एस्टेब्लिश कर सकती हैं। तो बिल्कुल वही कर सकते हैं इस एक्ट के अकॉर्डिंग। सेकंड बोल रहे हैं कि कोई भी अपील किसी कोर्ट में नहीं होगी अगर कोई फैमिली कोर्ट ने अगर कोई दे दिया। तो याद रखना एक अपील होती है, एक अपील होती है, एक राइट ऑफ अपील होता है, वो भी कहाँ पे होता है, हाई कोर्ट में होता है। ऐसा नहीं है कि कोई राइट ऑफ अपील होती ही नहीं है फैमिली कोर्ट की, अगर एक बार डिसीजन दे दिया तो हाई कोर्ट में होती है, एक कोर्ट ऑफ अपील होती है, एक राइट ऑफ अपील होता है। तो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग होगी, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। हमें बतानी है करेक्ट स्टेटमेंट, तो हमारा आंसर क्या आ जाता है, ए, ठीक है। ये हो गया हमारा, ठीक है। और क्या बता सकते हैं, इस एक्ट के अकॉर्डिंग ये ओब्लिगेटरी है स्टेट गवर्नमेंट के लिए कि वो सेटअप करें फैमिली कोर्ट को हर एक सिटी और टाउन में, हर एक सिटी और टाउन में जिसकी पॉपुलेशन 1 मिलियन से ज़्यादा हो, जिसकी पॉपुलेशन कितनी हो, 1 मिलियन से ज़्यादा हो, ठीक है। वहाँ पे फैमिली कोर्ट एस्टेब्लिश करना मैंडेटरी है। अगर नेसेसरी हो तो अदर एरियाज़ में भी आप सेटअप कर सकते हो, लेकिन 1 मिलियन से ज़्यादा पॉपुलेशन के एरिया में तो मैंडेटरी है कि आपको फैमिली कोर्ट एस्टेब्लिश करना ही है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फैमिली कोर्ट के बारे में, सारे फैमिली से रिलेटेड मैटर्स में सुलझाए जाएंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो जाता है हमारा कंप्लीट। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 63 हमें बताना है ओट्टनथूलाल के बारे में, ठीक है, जो भी है ये बोल रहे हैं कि ये एंशियंट मार्शल आर्ट फॉर्म है केरला की, जो फेमस है अपने हारमोनियस सिनर्जी आर्ट, साइंस और मेडिसिन से रिलेटेड, ठीक है। तो ध्यान रखना ये बिल्कुल हमारी गलत स्टेटमेंट दे रखी है, ये कोई मार्शल आर्ट नहीं है, ये रिसाइट एंड डांस आर्ट फॉर्म है केरला की। इसमें मतलब क्या होता है, गाया जाता है और नाचा जाता है केरला में, ठीक है। ह्यूमर और सोशल सटायर के लिए मेनली ये फेमस है, सिंप्लिसिटी के लिए ये फेमस है। इसमें स्टोरी टेलिंग की जाती है, सिंगिंग की जाती है और डांसिंग की जाती है, ठीक है। तो ये मार्शल आर्ट फॉर्म नहीं है, केरला की है लेकिन मार्शल आर्ट फॉर्म नहीं है, रिसाइट और डांसिंग की फॉर्म है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग होगी। सेकंड बोल रहे हैं इट इज़ बिलीव टू हैव डेवलप्ड इन द फॉरेस्ट बाय हंटर्स ऑब्जर्विंग द फाइटिंग टेक्निक्स ऑफ एनिमल्स। बोल रहे हैं कि ये फाइटिंग, अभी बताया कि ये केवल स्टोरी टेलिंग, सिंगिंग, डांसिंग की चीज़ है, ये मतलब कोई फाइटिंग टेक्निक से वो नहीं है, इंस्पायर्ड नहीं है। तो सेकंड स्टेटमेंट भी हमारी क्या हो जाती है, रॉन्ग हो जाती है। हमें बताने करेक्ट स्टेटमेंट, तो हमारी ना तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है ना सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, तो हमारा आंसर क्या आ जाता है, डी, ठीक है। 3 फॉर्म्स में होती है ये, एक तो ओटनथुलाल होती है, एक होती है परियनथुलाल और एक होती है शीथनगनथुलाल,
ठीक है। ये सारे 3 टाइप की होते हैं, ये रिसाइट एंड ये वाले डांस, तो ये चीज़ ध्यान रखना 3 टाइप के होते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 63 हमारा आंसर हो जाता है डी। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नोटिफाइड एरिया कमेटी के बारे में बताना है। किसके बारे में? नोटिफाइड एरिया कमेटी के बारे में बताना है। सबसे पहले है, ये स्टैट्यूटरी बॉडीज़ होती हैं जो एक्ट ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर से क्रिएट होती हैं। ठीक है, बोल रहे हैं कि स्टैट्यूटरी बॉडीज़ होती हैं जो उससे क्रिएटेड होते हैं। तो याद रखना, ना तो ये इलेक्टेड बॉडी होती है, ना ये स्टैट्यूटरी बॉडी होती है। ठीक है, नोटिफाइड एरिया कमेटी ना स्टैट्यूटरी बॉडी होती है, ना इलेक्टेड बॉडी होती है, ध्यान रखना। ये एंटायरली नॉमिनेटेड बॉडी होती है जिनको स्टेट गवर्नमेंट नॉमिनेट करती है। ठीक है, ये सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही दे रखी है कि ये एंटायरली नॉमिनेटेड बॉडी होती है जिनको स्टेट गवर्नमेंट नॉमिनेट करती है। ठीक है, थर्ड है, दे आर क्रिएटेड फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फास्ट ग्रोइंग टाउन ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन। बोल रहे हैं कि ये क्यों क्रिएट की जाती हैं? ये की जाती हैं ऐसे टाउन्स में नोटिफाइड एरिया कमेटी बनाई जाती हैं जो फास्ट ग्रोइंग टाउन होता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण जिसका बहुत ज़्यादा फास्ट ग्रो कर रहा है जो टाउन, वहाँ पे उनके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए मेनली नोटिफाइड एरिया कमेटी क्रिएट की जाती हैं। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ये स्टेटमेंट क्या है हमारी? बिल्कुल सही है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो सेकंड स्टेटमेंट सही है, थर्ड स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो फर्स्ट रॉन्ग है, सेकंड एंड थर्ड सही है, तो हमारा आंसर क्या आ जाता है? डी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा कंप्लीट नोटिफाइड एरिया कमेटी के बारे में। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमें बताना है BN श्री कृष्णा कमेटी के बारे में। ठीक है, ये किसके लिए सेटअप की गई थी? तो ये आप सभी को पता है किसके लिए की गई थी। आपको अभी पता होगा, पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल के लिए तो की गई थी। साथ में किसके लिए की गई थी? साथ में की गई थी ये इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ आर्बिट्रेशन मैकेनिज्म, मतलब जो आर्बिट्रेशन मैकेनिज्म है उसका इंस्टीट्यूशनलाइजेशन कैसे किया जाए उसको रिव्यू करने के लिए मेनली जस्टिस BN श्री कृष्णा इसके लिए भी बिठाई गई थी। ठीक है, तो ध्यान रखना ये किस किस के लिए बिठाई गई है। तो क्वेश्चन नंबर 65 आंसर हो गया बी। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिस प्रोटेक्टेड एरिया इज़ लोकेटेड इन निकोबार आइलैंड। सबसे पहले हमें हमें बता रखे हैं, उसमें बता रखा है कि ये प्रोटेक्टेड एरिया निकोबार आइलैंड में है। दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या है? नेस्टिंग साइट है किसकी? जियांट लेदरबैक टर्टल की। जियांट लेदरबैक टर्टल की यहाँ पे नेस्टिंग साइट है। रिसेंटली एंटायर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिनोटिफाइड कर दी गई थी इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट को बनाने के लिए। तो ये किसके बारे में बात चल रही है? ये बहुत ही फेमस उसके बारे में बात चल रही है, उसका नाम है गैलाथिया बे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। गैलाथिया बे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, यहाँ पे हमारा जियांट लेदरबैक टर्टल के बारे में बात हुई है। आप सभी को पता है इसका जो हमारा IUCN स्टेटस है वो क्या है? वल्नरेबल। और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में ये किस में आता है? शेड्यूल 1 में आता है। ठीक है, और सब ओशंस में पाया जाता है जियांट लेदरबैक टर्टल एक्सेप्ट आर्कटिक एंड अंटार्कटिक। कहाँ पे पाया जाता है? आर्कटिक और अंटार्कटिक को छोड़ के ये हर ओशन में पाया जाता है। ठीक है, ध्यान रखना। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी इसके बारे में क्या है? करेक्ट है। ठीक है, ये देखो सबसे नीचे शायद आपको दिख रहा होगा गैलाथिया बे नेशनल पार्क, या फिर यहीं पे क्या होगी? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होगी। ठीक है, ये निकोबार आइलैंड में है। ऊपर रह गए हमारे अंडमान आइलैंड के जितने भी हैं, तो ये सारे देख लेना कौन कौन से नेशनल पार्क जो हैं वो अंडमान निकोबार में पाए जाते हैं। सैडल पीक नेशनल पार्क, ठीक है, मिडल बटन आइलैंड, नॉर्थ बटन आइलैंड, साउथ बटन आइलैंड, रानी झांसी मेराइन नेशनल पार्क, माउंट हैरियट नेशनल पार्क, महात्मा गांधी मेराइन नेशनल पार्क, ठीक है, कैंपबेल और गैलाथिया ये दोनों निकोबार आइलैंड में पाए जाते हैं। ध्यान रखना ये कौन कौन से पाए जाते हैं। ठीक है, तो हमारा ये वाला क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोल रहे हैं कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की ओथ ऑफ ऑफिस एंड सिक्रेसी को कौन एडमिनिस्टर करता है? आप सभी को पता होगा कि भाई कौन एडमिनिस्टर करता है। कौन एडमिनिस्टर करता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की? प्रेसिडेंट करते हैं। ठीक है, कौन करते हैं? प्रेसिडेंट करते हैं। इनकी सैलरी वगैरह अलाउंसेस वगैरह को कौन डिटरमाइन करती है? पार्लियामेंट करती है। अगर इनकी सैलरी वगैरह पूछी जाए कौन डिटरमाइन करती है? पार्लियामेंट करती है। ठीक है, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होते हैं? लोकसभा के लिए कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। दो चीज़ें और भी इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 67 आंसर हो गया ए। आ जाते हैं अपने 68 पे। हमें बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग आर इलेक्टेड बाई प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाई सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाई मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। बोल रहे हैं कि कौन इलेक्ट होते हैं सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से बाई मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट? इन चारों में से कौन मेनली इलेक्ट होते हैं? तो आपको बताना है इन चारों में से कौन होते हैं। तो आप सभी को पता है कि लोकसभा के जो मेंबर हैं वहाँ पे कौन सा सिस्टम यूज़ होता है?
लोकसभा के मेंबर्स के लिए आपको पहले भी बताया है इसी टेस्ट सीरीज में, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, ठीक है, यहाँ पे वो सिस्टम यूज़ होता है। तो लोकसभा में तो वो यूज़ होता है, तो यहाँ पे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन यूज़ नहीं होता है। राज्यसभा में, लेजिस्लेटिव काउंसिल में, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, इन सब में ही हमारा प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन यूज़ होता है। तो सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ में तो ये यूज़ होता है, और लोकसभा में आप सभी को पता है कौन सा यूज़ होता है। तो हमारा आंसर हो गया सी। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमें बताना है किसके बारे में बोल रहे हैं कि अगर किसी को भी MP बनना है तो उसकी क्वालिफिकेशन क्या क्या होंगी, ठीक है, उसकी क्वालिफिकेशन क्या क्या है। सबसे पहले, कैंडिडेट कंटेस्टिंग इलेक्शन टू द राज्यसभा फ्रॉम ए पर्टिकुलर स्टेट शुड बी एन इलेक्टर इन दैट पर्टिकुलर स्टेट। बोल रहे हैं कि अगर किसी को भी राज्यसभा का मेंबर बनना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि उस स्टेट का वो होना चाहिए, मतलब उस स्टेट का इलेक्टर होना चाहिए। तो याद रखना, ये पहले ये कंडीशन थी, लेकिन 2003 में इस कंडीशन को हटा दिया गया था। 2003 में इस कंडीशन को हटा दिया गया था, और 2006 में तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इस डिसीजन को अपहेल्ड कर दिया था, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल रॉन्ग है। सेकंड बोल रहे हैं, ए पर्सन ऑफ शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब कैन कंटेस्ट फ्रॉम अ सीट नॉट रिजर्व फॉर देम। बिल्कुल SC ST के पर्सन वहाँ से भी कंटेस्ट कर सकते हैं जो रिजर्व उनके लिए सीट नहीं है। तो सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो हमें बतानी है करेक्ट स्टेटमेंट। तो हमारा आंसर क्या आ गया, B, ठीक है। किसी को भी कॉन्स्टिट्यूशनल क्वालिफिकेशन क्या है, मतलब MP बनने के लिए, भाई आप सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए सबसे पहले तो, ठीक है। आप सबसे पहले तो सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए। दूसरी चीज़, अगर आपको लोकसभा का इलेक्शन लड़ना है तो 25 ईयर से आपकी एज ज़्यादा होनी चाहिए। अगर आपको राज्यसभा का इलेक्शन लड़ना है तो आपकी 30 से एज ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। और आपके पास जो भी पार्लियामेंट ने प्रिस्क्राइब किए क्वालिफिकेशन वो भी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ हैं, तो यही है बस नॉर्मल। तो क्वेश्चन नंबर 69 हमारा आंसर हो गया B। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 70 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट पार्ट ऑफ ओरिजिनल जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। बोल रहे हैं कि ओरिजिनल जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट का कौन सा पार्ट नहीं है। ओरिजिनल का मतलब जो केवल ऐसे चीज़ें जहाँ पे मतलब अपील से कोई चीज़ ना जाए, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में ही वो केस जाए, उसको बोलते हैं ओरिजिनल जुरिडिक्शन। तो बोल रहे हैं ओरिजिनल जुरिडिक्शन का कौन सा पार्ट नहीं है, और सारे हैं लेकिन मतलब कौन सा पार्ट नहीं है ओरिजिनल जुरिडिक्शन का, ठीक है। तो आप सभी को पता है कि इसमें से ओरिजिनल जुरिडिक्शन का पार्ट कौन सा नहीं है। सबसे पहले बोल रहे हैं कि इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट। इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट आप सभी को पता है, इंटर स्टेट वाटर जो डिस्प्यूट्स हैं उनमें ओरिजिनल जुरिडिक्शन नहीं होता है, उसमें ओरिजिनल जुरिडिक्शन नहीं होता। आप सभी को पता है ओरिजिनल जुरिडिक्शन मतलब किन डिस्प्यूट्स में होता है, 3 ही डिस्प्यूट्स में होता है, या तो सेंटर या फिर 1 और मोर स्टेट्स के बीच में कोई डिस्प्यूट चल रहा हो, ठीक है, या फिर सेंटर या फिर किसी एक स्टेट के बीच में चल रहा हो, या फिर 2 या उनसे ज़्यादा स्टेट्स में चल रहा हो, तो ओरिजिनल जुरिडिक्शन होता है। दूसरा, एनी डिस्प्यूट बिटवीन 2 और मोर स्टेट, बिल्कुल अगर ये होगा तो ओरिजिनल जुरिडिक्शन होगा। तो ये स्टेटमेंट तो सही है कि वहाँ पे तो ओरिजिनल जुरिडिक्शन होगा। थर्ड बोल रहे हैं डिस्प्यूट राइजिंग आउट ऑफ एनी प्री कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटी, नहीं, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिडिक्शन का भी मतलब ओरिजिनल जुरिडिक्शन नहीं है। और फोर्थ, रिकवरी ऑफ डैमेजेस बाय स्टेट अगेंस्ट द सेंटर, इसमें भी ओरिजिनल जुरिडिक्शन नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ इनमें ओरिजिनल जुरिडिक्शन नहीं है, और सेकंड में जो है वो ओरिजिनल जुरिडिक्शन है, ठीक है। ध्यान रखना है इसको। ओरिजिनल जुरिडिक्शन का मतलब है जहाँ पे डिस्प्यूट फर्स्ट इंस्टेंस में सुने जाएं, बाय वे ऑफ अपील ना सुने जाएं, इसको बोलते हैं। तो ये केवल 3 ही केसेस में होता है, मैंने बता दिया। तो क्वेश्चन नंबर 70 आंसर हो गया C। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 71 पे। भारत OS क्या है। भारत OS क्या है। सबसे पहले है ये एक इंडिजिनस मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है जो IIT मद्रास ने डेवलप किया। बिल्कुल ये IIT मद्रास ने डेवलप किया है। सेकंड बोल रहे हैं भारत OS जो है वो एंड्रॉयड ओपन सोर्स प्रोजेक्ट पे बेस है, और इसमें सारे गूगल सर्विसेज हैं। याद रखना यहाँ पे कोई भी गूगल सर्विसेज ऐप नहीं चलते हैं। भारत OS में जो है कोई भी गूगल सर्विसेज ऐप नहीं चलता। तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या हो जाती है, रॉन्ग हो जाती है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो हमारा आंसर क्या जाता है A, ठीक है। किसके बारे में, भारत OS के बारे में। ये देखो भाई कि भारत OS क्या है। अभी हमने देखा भारत OS एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है जो एंड्रॉयड या फिर iOS के जैसा ही है। किस पे बेस है, AOSP पे बेस है, एंड्रॉयड ओपन सोर्स प्रोजेक्ट पे बेस है, और कोई भी गूगल ऐप्स या सर्विसेज को यूज़ नहीं करता है, ठीक है। किसी भी गूगल ऐप या सर्विसेज को यूज़ नहीं करता है। ये क्या सपोर्ट करेगा, नेटिव ओवर द एयर, नोटा को ये सपोर्ट करेगा, नोटा की अपडेट्स को, एज वेल एज नो डिफ़ॉल्ट ऐप्स को ये सपोर्ट करेगा, ठीक है। इसमें क्या है, मिनिमलिस्टिक होम स्क्रीन है, मिनिमलिस्टिक होम स्क्रीन है, एक इंडियन फ्लैग है उस पर, बहुत सारे लिस्ट ऑफ ऐप की कैटेगरी हैं। आप मतलब जो सिलेक्शन ऑफ ऐप
है इसमें काफ़ी सारे ऐप्स हैं जो ओएस के ट्रस्ट को पास करते हैं और सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स को पास करते हैं, वो वाले ऐप्स हैं, ठीक है। और इसमें क्या इम्प्लॉय किया जाएगा, पास सिस्टम, प्राइवेट ऐप स्टोर सर्विसेज सिस्टम को इसमें इम्प्लॉय किया जाएगा, ठीक है, सेफ्टी के लिए, ठीक है। इसके अलावा और क्या किया जाएगा, इसका करंट स्टेटस क्या है, थर्ड पार्टी ऐप्स भी इसमें इंक्लूड की जाएंगी, जैसे डक गो, सिग्नल बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है। तो इनका भी करंट वर्जन जो है उसमें ये इंक्लूड भी किया जाएगा, ठीक है। अब जो हमने दो चीज़ें पढ़ी, ये नोटा क्या है, नेटिव ओवर द एयर क्या है, ये नोटा क्या है, ये नोटा है कि भाई सिक्योरिटी अपडेट्स और जो बग के फिक्स हैं वो अपने आप ही हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली इंस्टॉल्ड होंगे, आपको अपडेट्स की उसमें दिक्कत नहीं होगी, आपको खुद नहीं अपडेट करने पड़ेंगे। और दूसरी है नो डिफ़ॉल्ट ऐप सेटिंग क्या है, मतलब यूजर्स को प्री जो इंस्टॉल्ड ऐप्स हैं उनके मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम में उनको यूज़ नहीं करना पड़ेगा, ठीक है, याद रखना। और प्री इंस्टॉल्ड ऐप को नहीं यूज़ करना पड़ेगा, ये चीज़ है, नो डिफ़ॉल्ट ऐप सेटिंग उसमें होगी, ठीक है। तो ये है हमारा भारत ओएस सिस्टम। तो भाई हमारा ये वाला क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमें बताना है कौन से बिल्स जो है लैप्स हो जाएंगे अगर लोकसभा डिसॉल्व हो जाए, तो कौन से बिल जो है वो लैप्स हो जाएंगे अगर लोकसभा डिसॉल्व हो जाए। तो भाई सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको आना चाहिए। सबसे पहले है, अगर जो बिल है अगर लोकसभा ने पास कर दिया है लेकिन राज्यसभा में पेंडिंग है, तो देखो भाई राज्यसभा ने पास नहीं किया है, लोकसभा डिसॉल्व होगी तो वो बिल किसी काम का नहीं है, क्योंकि जिस लोकसभा ने पास करके दिया है वो लोकसभा तो डिसॉल्व हो गई है, तो ये बिल क्या हो जाएगा, लैप्स हो जाएगा। तो यस, फर्स्ट बिल तो लैप्स हो जाएगा। सेकंड है, ए बिल पास्ड बाय बोथ हाउसेज बट पेंडिंग द असेंट ऑफ प्रेसिडेंट। देखो अगर दोनों हाउसेज ने पास कर दिया, प्रेसिडेंट के पास है, तो वो बिल लैप्स नहीं होगा, ध्यान रखना, वो बिल लैप्स नहीं होगा। सेकंड है, थर्ड है, ए बिल पेंडिंग इन राज्यसभा बट नॉट पास बाय। देखो अगर राज्यसभा का बिल है, राज्यसभा में पेंडिंग है और लोकसभा ने पास ही नहीं किया, तो जब भी नई लोकसभा बनेगी वो उसको पास कर देगी, तो ये बिल भी क्यों मतलब लैप्स होगा, तो ये बिल भी लैप्स नहीं होगा। तो सेकंड और थर्ड बिल तो लैप्स नहीं होंगे, लेकिन फर्स्ट बिल तो लैप्स हो जाएगा। तो हमें बताना है कौन सा लैप्स होगा, तो करेक्ट बताना है, तो करेक्ट तो केवल फर्स्ट वाला ही लैप्स होगा, ठीक है। समझ में आया, नॉर्मल सा क्वेश्चन है, जो लोकसभा ने बनाया अगर वही नहीं रही तो फिर उस बिल का क्या मतलब है। तो क्वेश्चन नंबर 72 आंसर हो गया ए। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 73 पे। बासमती राइस के बारे में बताना है, किसके बारे में, बासमती राइस के बारे में। सबसे पहले है, इट इज़ कल्टिवेटेड मोस्टली इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ये मोस्टली इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ग्रो किया जाता है। और रिसेंटली जो FSSAI है उसने बासमती राइस के लिए कुछ स्टैंडर्ड भी नोटिफाई किए हैं। तो दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। बासमती राइस मेनली तो नॉर्थ इंडिया में ही, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ही कल्टिवेट किया जाता है। और दूसरी चीज़ है, FSSAI ने भी इसके लिए कुछ स्टैंडर्ड दिए, तो दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो गया, सी। किसके बारे में, हमारे बासमती राइस के बारे में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 73 हो गया कंप्लीट। आ जाते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 74 पे। हमें बताना है कैंटोनमेंट बोर्ड्स के बारे में, किसके बारे में, कैंटोनमेंट बोर्ड के बारे में बताना है। तो सबसे पहले है कि भाई ये किसके अंडर काम करता है, करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, मतलब और सारी गलत है, एक ही स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। देख लेते हैं भाई। बोल रहे हैं कि ये स्टेट गवर्नमेंट के एग्जीक्यूटिव एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल के अंडर काम करता है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल याद रखना, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है, याद रखना, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल होता है। क्यों, क्योंकि इसको मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो है ना वो कंट्रोल करती है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर होते हैं मेनली कैंटोनमेंट बोर्ड, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, स्टेट गवर्नमेंट नहीं करती है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी क्या होगी, रॉन्ग होगी, हमें पता नहीं, करेक्ट। सेकंड बोल रहे हैं एग्जीक्यूटिव जो ऑफिसर होते हैं कैंटोनमेंट बोर्ड के, उनको गवर्नर अपॉइंट करता है उस स्टेट का। तो याद रखना, एग्जीक्यूटिव जो ऑफिसर होते हैं ना उनको अपॉइंटमेंट करते हैं कैंटोनमेंट, उनको अपॉइंटमेंट करते हैं प्रेसिडेंट, ना कि गवर्नर। उनको कौन अपॉइंट करते हैं, प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, ना कि गवर्नर अपॉइंट करते हैं। ये भी चीज़ ध्यान रखना। जो ये एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होते हैं ना, यही जितने भी रिजोल्यूशन होते हैं, डिसीजन होते हैं बोर्ड के, कमेटी के, वे सारे यही इंप्लीमेंट करते हैं एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, और ये मेनली सेंट्रल कार्डर से बिलोंग करते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। तो थर्ड है, प्रेसिडेंट ऑफ द बोर्ड इज डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द सिविलियन पॉपुलेशन ऑफ कैंटोनमेंट बोर्ड। तो आप सभी को पता है, बोलने कि बोर्ड का जो प्रेसिडेंट होगा वो डायरेक्टली इलेक्टेड होगा। तो जो प्रेसिडेंट होता है ना बोर्ड का, वो होता है मिलिट्री ऑफिसर जो उस स्टेशन को कमांड कर रहा हो, ठीक है। मिलिट्री ऑफिसर कमांडिंग दैट स्टेशन, वही एक्स ऑफिशियो प्रेसिडेंट बन जाता है, वही एक्स ऑफिशियो प्रेसिडेंट बन जाता है। कोई वहाँ पे इलेक्शन वगैरह नहीं होते हैं प्रेसिडेंट के लिए, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी क्या होगी, रॉन्ग हो गई।
फोर्थ है मिलिट्री ऑफिसर जो स्टेशन को कमांड करेगा वही प्रिसाइड करेगा मीटिंग्स में कैंटोनमेंट बोर्ड की। बिल्कुल, अगर वो प्रेसिडेंट होगा तो वही प्रिसाइड करेगा, तो ये स्टेटमेंट क्या बिल्कुल सही है। ठीक है, एक तो प्रेसिडेंट होते हैं, साथ में इसमें एक वाइस प्रेसिडेंट भी होते हैं, याद रखना इसमें एक वाइस प्रेसिडेंट भी होते हैं। ये इलेक्टेड होते हैं, इलेक्टेड मेंबर जो होते हैं ना उसमें, मतलब वहाँ के इलेक्टेड मेंबर्स उनमें से इलेक्टेड होते हैं वाइस प्रेसिडेंट, और इनका टर्म कितना होता है 5 ईयर्स तक इनका टर्म होता है। ठीक है, कैंटोनमेंट बोर्ड किस बोर्ड के अंडर? कैंटोनमेंट एक्ट के अंडर। कैंटोनमेंट एक्ट कब आया था? 2006 में आया था, उसके अंडर एक्ट किया गया, मतलब उसके अंडर बनाए गए थे कैंटोनमेंट बोर्ड। क्या इससे पहले कैंटोनमेंट एक्ट मतलब कोई एक्ट नहीं था? नहीं, उससे पहले का भी एक्ट था। ये 2006 में जो एक्ट लाया गया, ये कैंटोनमेंट एक्ट 1924 को हटा के लाया गया था। सबसे पहले कैंटोनमेंट एक्ट 1924 आया था, उसके बाद 2006 में आया, उसके अंडर जो कैंटोनमेंट बोर्ड है उसको एस्टेब्लिश किया गया। एट प्रेजेंट कितने कैंटोनमेंट बोर्ड हैं? एट प्रेजेंट इंडिया में 62 कैंटोनमेंट बोर्ड, 4 कैटेगरीज में जिनको मेनली क्लासीफाई भी किया गया है। ठीक है, इनके बोर्ड में कुछ इलेक्टेड मेंबर होते हैं, कुछ मतलब पार्टली नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं, पार्टली इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं। जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, अभी मैंने बताया, जो इलेक्ट होते हैं उनका 5 साल का टर्म होता है। जो नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं, जब तक वो स्टेशन में रहेंगे तब तक वो, मतलब अगर नॉमिनेटेड है तो जब तक वो स्टेशन में है तब तक वो ऑफिस को होल्ड करेंगे। फंक्शन कैसे परफॉर्म करते हैं कैंटोनमेंट बोर्ड? जैसे म्यूनसिपैलिटी करती है, जैसे म्यूनसिपैलिटी में होते हैं ना जैसे फंक्शन, वैसे ही इनके भी फंक्शन होते हैं। म्यूनसिपैलिटी वाले जो फंक्शन होते हैं वही कैंटोनमेंट बोर्ड के भी फंक्शन होते हैं। इनका रिवेन्यू क्या होता है? टैक्स, नॉन टैक्स सबसे लेते हैं। ठीक है, तो यही है इनका मिनिमम, मतलब मैक्सिमम जो चीज़ें कैंटोनमेंट बोर्ड के बारे में होती हैं यही है। ठीक है, ध्यान रखना, सारी स्टेटमेंट्स देख लेना और एक बार अच्छे से पढ़ लोगे तो यही है कैंटोनमेंट बोर्ड कंप्लीट। तो क्वेश्चन नंबर 74 हमारा आंसर हो गया डी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 75 पे। क्वेश्चन नंबर 75 हमें बता रहा है प्राइम मिनिस्टर के बारे में। बोल रहे हैं कि उनकी जो हिज टर्म ऑफ ऑफिस इज नॉट फिक्स्ड एंड ही होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। उनकी टर्म फिक्स नहीं है। तो आप सभी को पता है कि भाई उनकी जो क्या बोल रही हूँ मैं, कि उनकी जो टर्म है वो फिक्स नहीं है, ये सभी को पता है। ठीक है, और वो प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट के अकॉर्डिंग ऑफिस होल्ड करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि प्रेसिडेंट उनको कभी भी हटा सकते हैं। जब तक उनकी हाउस में मेजोरिटी रहेगी तब तक उनको प्रेसिडेंट भी नहीं हटा पाएंगे। ठीक है, तो ये प्राइम मिनिस्टर के बारे में। सेकंड है सैलरी अलाउंसेज प्रेसिडेंट डिटरमाइन करते हैं। आप सभी को पता है इनकी सैलरी कौन डिटरमाइन करती है? पार्लियामेंट। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है अब की बार। ठीक है, ध्यान से रख लेना कि कौन किसकी सैलरी कौन डिटरमाइन करता है। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग होगी। थर्ड है जो डेथ अगर हो जाए इनकम्बेंट प्राइम मिनिस्टर की ऑटोमेटिकली, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है, ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या आती है मतलब प्रेसिडेंट के पास सिचुएशनल डिस्क्रिशन। आज ही हमने बात की ना 2 टाइप की डिस्क्रिशन की, कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन और सिचुएशनल डिस्क्रिशन। तो ये कौन सी आ जाएगी? सिचुएशनल डिस्क्रिशन। तो फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है, और क्योंकि हमसे पूछा करेक्ट स्टेटमेंट, तो फर्स्ट एंड थर्ड करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो हमारा आंसर क्या आ गया? सी। ठीक है, और कुछ पूछा नहीं था। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रीअसॉर्टमेंट का मतलब क्या होता है? रीअसॉर्टमेंट का मतलब हमसे पूछा गया है। तो रीअसॉर्टमेंट का मतलब होता है हाइब्रिड वायरस को बनाना डिफरेंट पार्ट्स को जोड़ के। ठीक है, यही है। इट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ हाइब्रिड वायरस कंटेनिंग पार्ट्स फ्रॉम जीनोम ऑफ 2 डिस्टिंक्ट वायरस। 2 अलग अलग वायरस के कुछ पार्ट्स ले लो और उससे एक हाइब्रिड बना दो, उसको बोलेंगे रीअसॉर्टमेंट। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 76 हमारा आंसर हो गया ए। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 77 पे। बोल रहे हैं कि गवर्नर की ओथ को कौन एडमिनिस्टर करता है? आज ही हमने ये क्वेश्चन किया है। कौन करते हैं? चीफ जस्टिस उसके हाई कोर्ट के। ठीक है, स्टेट हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं वो एडमिनिस्टर करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 77 आंसर हो गया सी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 78 पे। हमें बताना है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में। कैंडिडेट्स मॉडल ऑफ व्हेन डज द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट फॉर गाइडेंस ऑफ कैंडिडेट्स एंड पॉलिटिकल पार्टीज कम्स इनटू इफेक्ट। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट फोर्स में कब आता है, इफेक्ट में कब आता है, ये पूछ रहे हैं। तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जैसे ही शेड्यूल डिफाइन होगा तैसे ही आ जाएगा। ठीक है, तो इमीडिएटली आफ्टर अनाउंसमेंट ऑफ शेड्यूल ऑफ इलेक्शन, जैसे ही इलेक्शन का शेड्यूल मतलब वो होता अनाउंस होता है तभी मतलब लगना शुरू हो जाता है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। तो इसका आंसर हमारा क्या हो गया? ए। सिंपल सा क्वेश्चन है। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। परमानेंट लोक अदालत के बारे में बताना है। परमानेंट लोक अदालत भाई देख लेते हैं। सबसे पहले परमानेंट लोक अदालत आर एस्टेब्लिश्ड अंडर लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट ऑफ 1987। बोल रहे हैं कि जो परमानेंट लोक अदालत है वो लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987 के अंडर एस्टेब्लिश होती हैं। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, उसी के अंडर एस्टेब्लिश होती हैं। सेकंड है जो अवार्ड ऑफ परमानेंट लोक अदालत इज फाइनल एंड बाइंडिंग अपॉन द पार्टीज। द अवार्ड ऑफ परमानेंट बोल रहे हैं कि मतलब जो परमानेंट लोक अदालत है उनका जो डिसीजन होता है वो फाइनल होता है और बाइंडिंग होता है पार्टीज पे। आप सभी को पता है बिल्कुल भाई, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। उनका डिसीजन जो होता है वो फाइनल होता है और परमानेंट बाइंडिंग होता है पार्टीज पे। दोनों ही स्टेटमेंट हमारी परमानेंट लोक अदालत के बारे में बिल्कुल सही है। ठीक है, कई सारी टाइप की लोक अदालत होती हैं
ठीक है, जो लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 के अंडर इस्टेब्लिश की गई हैं। लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट को 2002 में मतलब वो भी किया गया था, क्या अमेंड किया गया था, ताकि हम परमानेंट लोक अदालत को सेटअप कर सकें, ताकि जो भी पब्लिक यूटिलिटी सर्विस हैं उससे रिलेटेड जो केसेस हैं उनको सोल्व किया जा सके। ठीक है, पब्लिक यूटिलिटी जो सर्विसेज हैं उनसे रिलेटेड केसेस को सोल्व किया जा सके जल्दी से जल्दी। ठीक है, इनमें क्या क्या होता है याद रखना, जो ये परमानेंट लोक अदालत होती है इसमें एक चेयरमैन होता है। ठीक है, इनमें क्या होते हैं, एक चेयरमैन होते हैं। ये जो चेयरमैन होते हैं या तो डिस्ट्रिक्ट जज या फिर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज या फिर डिस्ट्रिक्ट जज से कोई हायर रैंक के जो ऑफिसर होते हैं वो, प्लस साथ में चेयरपर्सन के साथ 2 पर्सन होते हैं जिनको पब्लिक यूटिलिटी सर्विस में हायर एक्सपीरियंस होता है, वो पर्सन होते हैं। ठीक है, तो ये होते हैं इसमें कुछ मतलब पर्सन्स। इनकी पेक्यूनरी मतलब वो जुरिडिक्शन कितनी है इन मेंबर्स की, मतलब जो परमानेंट लोक अदालत में बैठेंगे इनकी जुरिडिक्शन है 1 करोड़ तक की। कितनी है, 1 करोड़ तक की इनकी जुरिडिक्शन है। क्या इसको चेंज कौन कर सकता है, इस जुडिक्शन को? सेंट्रल गवर्नमेंट इसको चेंज कर सकती है। क्या कभी चेंज हुई है? यस हुई है, 2015 में चेंज हुई है। कितनी? 1 करोड़ हो गई है। पहले कितनी थी? 10 लाख थी। तो याद रखना 2015 से पहले 10 लाख थी इनकी पेक्यूनरी जुडिक्शन, लेकिन अब कितनी कर दी गई है? 1 करोड़ कर दी गई। तो ध्यान रखना ये परमानेंट लोक अदालत के बारे में मैक्सिमम चीज़ें इसके बारे में यही है। तो क्वेश्चन नंबर 79 हमारा आंसर हो गया सी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 80 पे। पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स के बारे में बात करना है। तो मेरे ख्याल से भाई आप तो बोर हो गए होगे। ठीक है, तो पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स के बारे में तब भी कर लेते कि पार्लियामेंट में प्रोसीडिंग कैसे होती हैं। सबसे पहले है अटॉर्नी जनरल जो इंडिया के हैं उनके पास राइट टू स्पीक होता है और वो प्रोसीडिंग्स में भाग ले सकते हैं, किसी भी हाउस की किसी भी ज्वाइंट सीटिंग में वो टेक पार्ट ले सकते हैं। तो आप सभी को पता है भाई कि अटॉर्नी जनरल, बिल्कुल सही बात है, कहीं पे भी जाके बोल सकते हैं, कहीं भी टेक पार्ट कर सकते हैं किसी भी हाउस की सिटिंग में। सेकंड है ए मिनिस्टर हु इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ आइदर हाउस कैन नॉट पार्टिसिपेट इन प्रोसीडिंग्स ऑफ एनी हाउस। बोल रहे हैं कि ऐसा मिनिस्टर जो किसी हाउस का मेंबर नहीं है वो कहीं पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता भाई? कर सकता है। ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल रॉन्ग है। अगर कोई मिनिस्टर बन गया वो हर एक हाउस की मीटिंग में जाके मतलब पार्टिसिपेट कर सकता है। ऐसा नहीं है कि वो कहीं मिनिस्टर पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, अगर कोई भी मिनिस्टर बना दिया गया है, अगर वो किसी हाउस का मेंबर नहीं है, उसको 6 महीने के अंदर किसी न किसी हाउस का मेंबर बन जाना पड़ेगा, तभी वो एज ए मिनिस्टर रह सकता है, नहीं तो एज ए मिनिस्टर वो हट जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 80 सेकंड स्टेटमेंट होगा, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, तो हमारा आंसर क्या आ गया? ए। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये है हमारा किसके बारे में? पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग के बारे में। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 81 पे। हमें बताया गया किसके बारे में? ग्रीवियंस अपीलेट कमेटी के बारे में, कि आईटी रूल्स 2021 के अंडर जो ग्रीवियंस अपीलेट कमेटी है उसके बारे में बताना है। देख लेते हैं भाई। सबसे पहले है कि ये जो है गवर्नमेंट ने सेटअप की है यूज़र की कंप्लेंट को लुक आफ्टर करने के लिए अगेंस्ट लार्ज सोशल मीडिया कंपनीज। बिल्कुल लार्ज कुछ सोशल मीडिया कंपनीज के अगेंस्ट अगर कोई आती है तो बिल्कुल इसलिए तो बैठाई गई है ग्रीवेंस अपीलेट कमेटी। दूसरी है ये डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो ऑनलाइन ऑपरेट करेगा। तो आप सभी को पता है भाई भी कि अपीलेट कमेटी ये ऑनलाइन ही करेगी और सोशल मीडिया के जो कंपनीज हैं उनके अगेंस्ट ऑनलाइन ही वो हो सकती है। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। तो सेकंड और थर्ड, फर्स्ट और सेकंड दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, तो हमारा आंसर इसका क्या जाता है? सी। ठीक है, आईटी रूल्स के अकॉर्डिंग अभी जो गवर्नमेंट है उसने 3 ग्रीवेंस अपीलेट कमेटी भी बनाई थी। ठीक है, इसलिए ये न्यूज़ में था। तो क्वेश्चन नंबर 81 आंसर हो गया सी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 82 पे। हमें बताना है चाइना +1 स्ट्रैटेजी क्या है। देखो, चाइना +1 स्ट्रैटेजी शायद आपको पता होगा कि क्या है। चाइना +1 स्ट्रैटेजी है कि ये एक ऐसा स्ट्रैटेजिक डिसीजन है जिसमें मल्टीनेशनल कंपनीज जो है ना एक और वो ढूंढ रही हैं, मतलब चाइना के बाहर अपने सप्लाई चेन को शिफ्ट करने के लिए एक कंट्री और ढूंढ रही है कि जहाँ पे वो अपने सप्लाई चेन को शिफ्ट कर सके। तो वही है चाइना +1। ये स्ट्रैटेजिक डिसीजन है जो एमएनसीज लेंगी अपने सप्लाई चेन को चाइना से बाहर शिफ्ट करने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 82 आंसर हो गया बी। आ जाते हैं यूएस चाइना ट्रेड वॉर के कारण में लिए हो रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 82 आंसर बी। आ जाते हैं 83 पे। बोल रहे हैं मिस्टर XYZ जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट जज बनना चाहते हैं, तो मिनिमम एज क्या है? तो आप सभी को पता भाई डिस्ट्रिक्ट जज बनने के लिए कोई मिनिमम एज नहीं है। ठीक है, आप सभी को पता है डिस्ट्रिक्ट जज बनने के लिए कोई मिनिमम एज नहीं है। केवल और केवल 2-3 कंडीशन मैंने आपको बताई थी कि वो सेंट्रल या फिर स्टेट गवर्नमेंट की ऑलरेडी सर्विसेज में नहीं होने चाहिए, 7 ईयर्स की उनके पास एडवोकेसी होनी चाहिए, 7 ईयर्स से कम नहीं होनी चाहिए एडवोकेसी, और तीसरी हाई कोर्ट के द्वारा रिकमेंडेड होनी चाहिए वो अपॉइंटमेंट के लिए। अगर 3 कंडीशन है तो आप हाई कोर्ट मतलब आप डिस्ट्रिक्ट जज बन सकते हो, नहीं तो फिर नहीं बन सकते हो। कहाँ पे दिया गया है इनके बारे में? आर्टिकल
233 में दिया गया है इनके अपॉइंटमेंट के बारे में, डिस्ट्रिक्ट जज के बारे में कि इनको कौन अपॉइंट करेंगे, गवर्नर अपॉइंट करेंगे, किसकी कंसल्टेशन लेके, हाई कोर्ट से कंसल्टेशन लेके इनकी अपॉइंटमेंट की जाएगी। तो यही सारी चीज़ें हैं, पार्ट 6 में हैं, स्टेट एग्जीक्यूटिव में मेनली आता है। तो क्वेश्चन नंबर 83 हो गया हमारा कंप्लीट, ठीक है। तो पहले ही कर चुके हैं, कोई क्वेश्चन था ही नहीं। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 84 पे, इम्यून इम्प्रिंटिंग क्या है। इम्यून इम्प्रिंटिंग क्या है, तो सबसे पहले है ये बॉडी की टेंडेंसी है अपनी इम्यून रिस्पॉन्स को रिपीट करने की थ्रू प्रीवियसली इनकाउंटर्ड वेरिएंट। बिल्कुल, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। इम्यून इम्प्रिंटिंग इसी को बोलते हैं, मतलब अपनी इम्यूनिटी को याद रखने की जो कैपेबिलिटी होती है उसी को बोलते हैं। टी सेल लिम्फोसाइट सेंट्रल रोल प्ले करते हैं, तो याद रखना यहाँ पे बी सेल लिम्फोसाइट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, टी सेल नहीं। यहाँ पे कौन से करते हैं, बी सेल इंपॉर्टेंट होते हैं, याद रखना। तो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाती है, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। तो हमारी आंसर क्या आ जाता है, ए, क्योंकि हमसे क्या पूछा है, करेक्ट स्टेटमेंट हमसे पूछी है। तो आंसर हमारा हो गया ए। तो आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमने बताना स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में। मनी बिल अगर स्टेट लेजिस्लेचर में है तो कुछ स्टेटमेंट्स को कंसिडर करना है। बोल रहे हैं जब गवर्नर किसी मनी बिल को रिजर्व कर देते हैं प्रेसिडेंट के लिए तो गवर्नर का असेंट रिक्वायर ही नहीं है। बिल्कुल, अगर उन्होंने प्रेसिडेंट के लिए रख ही दिया तो अब गवर्नर के असेंट का हम क्या करेंगे, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सेकंड है गवर्नर कैन नॉट रिटर्न अ मनी बिल फॉर द रिकंसिडरेशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। बोल रहे हैं कि गवर्नर रिटर्न नहीं कर सकते मनी बिल को। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है भाई कि मनी बिल अगर क्योंकि मनी बिल जो है वो स्टेट लेजिस्लेचर में गवर्नर के प्रायर रिकमेंडेशन से ही आता है, तो फिर उसको वो रिटर्न कैसे कर सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल हमारी क्या है, करेक्ट है। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है कि वो रिटर्न नहीं कर सकते, वो प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए रख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 85 दोनों ही सही हैं, तो हमारा आंसर क्या हो गया, सी। ऐसे ही जो प्रेसिडेंट है वो भी लोकसभा में जो बिल है उसको रिटर्न नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आपने पढ़ी होगी मनी बिल के रिस्पेक्ट में उनके पास सस्पेंसिव विटो नहीं होती है, आपने शायद पढ़ा होगा, ठीक है, ध्यान रखना उसको। तो क्वेश्चन नंबर 85 आंसर हो गया सी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 86 पे। जोनल काउंसिल के बारे में बात करनी है, किसके बारे में, जोनल काउंसिल के बारे में। सबसे पहले है कि भाई ये एक एडवाइजरी बॉडी होती हैं जो आर्टिकल 263 के अकॉर्डिंग एस्टेब्लिश की गई हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। तो आप सभी को पता है, आप सभी को पता है, क्या पता है आप सभी को कि भाई ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ नहीं है, कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है इनका आर्टिकल 263 में। ये क्या स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन जो एक्ट आया था 1956 का, उसके अकॉर्डिंग इनको सेटअप किया गया है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग इसको सेटअप किया गया है, ना कि कॉन्स्टिट्यूशनल। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ नहीं है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो होगी रॉन्ग। सेकंड बोल रहे हैं होम मिनिस्टर जो होते हैं सारे जोनल काउंसिल के चेयरपर्सन होते हैं, ठीक है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये कि ये सेकंड स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल सही है कि उनके चेयरमैन होते हैं। थर्ड है देयर आर 4 जोनल काउंसिल इन टोटल दैट कवर ऑल 28 स्टेट्स ऑफ इंडिया। बोल रहे हैं कि 4 जोनल काउंसिल है, तो आप सभी को पता है 5 जोनल काउंसिल होती हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, सेंट्रल, ठीक है, 5 है और एक नॉर्थ ईस्ट वाली अलग है, तो ये 4 नहीं है, कितनी है, 5 है। तो ये सेकंड स्टेटमेंट केवल हमारी इसके बारे में क्या होगी, करेक्ट होगी। नॉर्थ ईस्ट जो काउंसिल है वो अलग है। नॉर्थ ईस्ट काउंसिल जो है वो किस एक्ट के अकॉर्डिंग बनी है, नॉर्थ ईस्ट काउंसिल एक्ट 1971 के अकॉर्डिंग बनी है, वो अलग जोनल काउंसिल है, ठीक है, ध्यान रखना। वाइस चेयरपर्सन हमने देख लिया, वाइस चेयरपर्सन के कौन होते हैं, जो स्टेट्स के सीएम होते हैं रोटेशन बेसिस पे एक साल के लिए, वो इनके वाइस चेयरपर्सन होते हैं, ठीक है, वाइस चेयरपर्सन। मेंबर्स कौन होते हैं, मेंबर्स होते हैं जो सीएम्स या फिर 2 अदर मिनिस्टर जो स्टेट से अपॉइंट होते हैं वे, या फिर स्टेट्स मतलब जो भी है, मतलब और दो मेंबर यूटी से जो मेंबर आते हैं, स्टेट से जो मेंबर आते हैं वो सारे होते हैं। नीति आयोग से भी एक मेंबर होते हैं एडवाइजर, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये सारे हैं इसमें जोनल काउंसिल के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 86 आंसर हो गया बी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 87 पे। हमें बताना है कि द फैसिलिटी ऑफ प्रोक्सी वोट इज प्रोवाइडेड टू द सर्विस वोटर्स बिलोंगिंग टू द आर्म फोर्सेज। बोल रहे हैं कि प्रोक्सी वोट की जो फैसिलिटी है वो सर्विस जो आर्म फोर्सेज में जो सर्विस कर रहे हैं उनके लिए है, ठीक है, उनके लिए। तो आप सभी को पता है बिल्कुल भी प्रोक्सी वोट की उन्हीं के लिए है। सेकंड है पोस्टल बैलेट की जो फैसिलिटी है वो उनके लिए है, कुछ क्लासेस ऑफ पीपल के लिए है जो जिनको इलेक्शन कमीशन नोटिफाई करेगा। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है भाई, पोस्टल बैलेट की भी उन्हीं के लिए। तो फर्स्ट एंड सेकंड दोनों स्टेटमेंट सही है, तो हमारा आंसर क्या आ जाता है, सी। इसमें क्या करना है, आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमें बताना है किसके बारे में, वाइस प्रेसिडेंट के बारे में। किसके बारे में, वाइस प्रेसिडेंट के बारे में। सबसे पहले है द इलेक्टोरल कॉलेज फॉर हिज इलेक्शन डज नॉट इंक्लूड द मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। आप सभी को पता है वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में केवल और केवल लोकसभा के जो पार्लियामेंट के मेंबर होते हैं वो होते हैं, स्टेट के मेंबर नहीं होते। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। फॉर्मल इंपीचमेंट रिक्वायर नहीं है इनके रिमूवल के लिए, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है भाई। वाइस प्रेसिडेंट के लिए ये किसको रिजाइन करते हैं, अगर इनको रिजाइन करना है ये प्रेसिडेंट को रिजाइन करते हैं, ठीक है। इलेक्शन इनका
इलेक्शन में इनके इलेक्टेड मेंबर भी होते हैं। प्रेसिडेंट के इलेक्शन में ओनली इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं जो पार्टिसिपेट कर सकते हैं इलेक्शन में, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में इलेक्टेड हो चाहे नॉमिनेटेड हो, दोनों ही मेंबर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट इनका इलेक्शन होता है। सीक्रेट बैलेट से मेनली इनकी वोटिंग होती है। और डिस्प्यूट्स सोल्व कौन करता है, अगर इनके इलेक्शन से रिलेटेड डिस्प्यूट हो जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट इनके डिस्प्यूट्स को सोल्व करता है। क्वालिफिकेशन कौन वाइस प्रेसिडेंट बन सकते हैं, या तो वो सिटीजन ऑफ इंडिया हो या फिर उनकी 35 ईयर ऑफ एज हो, और वो राज्यसभा में जो है वो राज्यसभा के इलेक्शन के लिए क्वालिफाई होनी चाहिए। ठीक है, राज्यसभा के इलेक्शन के लिए क्वालिफाई हो और उनके पास कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ना हो, तो ये सारी कंडीशन है जिसके क्वालिफिकेशन है जिसके कारण जो वाइस प्रेसिडेंट है वो हो सकते हैं। ठीक है, क्वालिफिकेशन है उनके बनने की। टर्म कितनी होती है, 5 ईयर होती है। एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन होते हैं किसके, राज्यसभा के। ये सारी चीज़ आपको पता ही होंगी। क्वेश्चन नंबर 88 आंसर हो गया हमारा सी। ठीक है, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 89 पे। हमें बताना दोनों हाउसेस के बारे में पार्लियामेंट के। बोल रहे हैं कि द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ फिक्स द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। बोले कॉन्स्टिट्यूशन ने राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं उनकी टर्म को फिक्स कर दिया। बिल्कुल भी कॉन्स्टिट्यूशन ने फिक्स नहीं किया है, क्योंकि उन्होंने बोला है कि भाई 1/3 मेंबर हर सेकंड साल में क्या हो जाएंगे, रिटायर हो जाएंगे, बस इतना बोला है। तो अब उन्होंने फिक्स तो बिल्कुल नहीं किया है। सेकंड है, ओनली द स्पीकर ऑफ द लोकसभा इन कंसल्टेशन विद सेंट्रल गवर्नमेंट कैन डिसॉल्व द लोकसभा। बोल रहे हैं कि स्पीकर जो है वो लोकसभा को डिसॉल्व, देखो लोकसभा को केवल एक ही बंदा डिसॉल्व कर सकता है और वो है हमारे प्रेसिडेंट, उसके अलावा कोई डिसॉल्व नहीं कर सकता है। ठीक है, तो लोकसभा को डिसॉल्व करने की पावर केवल और केवल प्रेसिडेंट की और किसी की नहीं है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हमारी होगी रॉन्ग। और तो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग, फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग, दोनों स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो हमारा आंसर क्या आ गया, डी, क्योंकि हमसे पूछा था करेक्ट स्टेटमेंट। तो करेक्ट तो ना तो फर्स्ट है ना सेकंड है। और एक और चीज़ ध्यान रखना, जो ये 6 ईयर का टाइम पीरियड भी जो हमारा दे रखा है ना राज्यसभा के मेंबर्स का, वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में है। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में है, याद रखना, वो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 89 हमारा आंसर हो गया डी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 90 पे। टेबल ऑफ प्रेसिडेंस में हायर से लोअर ऑफिशियल्स के बारे में बताना है। ठीक है, तो टेबल ऑफ प्रेसिडेंस अगर आपको पता होगी तो पता होगी, भाई नहीं पता होगी तो नहीं पता होगी। तो सबसे पहले उसमें आते हैं हमारे, अगर इनके लिए बात करें, सबसे ऊपर आते हैं प्राइम मिनिस्टर, फिर आएंगे हमारे गवर्नर जो स्टेट्स के हैं, रिस्पेक्टिव स्टेट्स के अंडर, फिर आएंगे हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट्स, और उसके बाद आएंगे हमारे कैबिनेट मिनिस्टर्स। ठीक है, तो ये हमारी टेबल ऑफ प्रेसिडेंस। ये देखो भाई, ये जो लिस्ट है ये प्रेसिडेंट के सेक्रेटरीट से ही आई है कि भाई टेबल ऑफ प्रेसिडेंट्स में कौन कहाँ पे आते हैं। ठीक है, तो ये है हमारी कौन कौन कहाँ पे आते हैं। ठीक है, तो ये हमारी लिस्ट है, आप इसको अच्छे से एक बार देख लो। आपको स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, तो ये है हमारी 26 तक शायद ये दे रखे हैं। ठीक है, तो बस यही चीज़ें हैं, यही है हमारे, यहाँ तक है हमारी टेबल ऑफ प्रेसिडेंट्स में। ठीक है, ध्यान रखना ये सारी चीज़ों को। ये तो भाई वही है, आपको आती है तो आती है, नहीं आती है तो नहीं आती है। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा कंप्लीट। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में बात करनी है, देख लेते हैं भाई। सबसे पहले हैं, दे आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा एंड राज्यसभा। आज ही बताया राज्यसभा के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होते, ओनली लोकसभा के लिए होते हैं। तो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल केवल किसके लिए होते हैं, लोकसभा के लिए होते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग होगी। सेकंड बोल रहे हैं कि कोई लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। ये सभी को पता है कि हमारे जो मिनिस्टर्स होते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, वो इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल होते हैं, कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारी लोकसभा के लिए, और लीगली रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे मिनिस्टर्स की नहीं होती है। सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। थर्ड है, इट इज़ ड्यूटी ऑफ एवरी मिनिस्टर टू स्टैंड बाय कैबिनेट डिसीजंस एंड सपोर्ट देम बोथ विद इन एंड आउटसाइड पार्लियामेंट। बिल्कुल ये हमारे हर मिनिस्टर की ड्यूटी है कि वो बाहर या अंदर हर एक जगह पार्लियामेंट में सपोर्ट में खड़े रहें अपने डिसीजंस के। तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं, तो सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट सही है। ठीक है, तो हमें बतानी करेक्ट। तो सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में रॉन्ग है। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं लोकसभा के लिए, कहाँ दिया गया, आर्टिकल 75 में भी दिया गया है। ये यहाँ पे आर्टिकल 75 में। तो क्वेश्चन नंबर 91 आंसर हो गया बी। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डिप्टी स्पीकर, लोकसभा के डिप्टी स्पीकर के बारे में बात करनी है, देख लेते हैं भाई। सबसे पहले जब भी वो अपॉइंटेड होते हैं एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्री कमेटी, वो ऑटोमेटिकली उसके चेयरमैन बन जाते हैं, तो अगर कोई डिप्टी स्पीकर हैं तो बिल्कुल भाई, अगर वो कमेटी के, पार्लियामेंट्री कमेटी के मेंबर होंगे तो बिल्कुल वो ऑटोमेटिकली उसके चेयरमैन बन जाएंगे। तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। ठीक है, सेकंड है, द डेट ऑफ हिज इलेक्शन इज फिक्स्ड बाय प्रेसिडेंट। तो याद रखना, जो डिप्टी स्पीकर है ना, उनके इलेक्शन की डेट स्पीकर फिक्स करते हैं, इनके प्रेसिडेंट नहीं फिक्स करते। इनके कौन फिक्स करते हैं, स्पीकर फिक्स करते हैं। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग होगी। और स्पीकर का कौन फिक्स करता है, प्रेसिडेंट। ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, थर्ड है, ही इज सबऑर्डिनेट टू
स्पीकर, बिल्कुल भी नहीं, ये सबऑर्डिनेट नहीं होते हैं, डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होते हैं ये हाउस को, ये स्पीकर के सबऑर्डिनेट नहीं होते। डिप्टी स्पीकर बेशक बोला जाता है लेकिन ये स्पीकर के सबऑर्डिनेट नहीं होते, ये डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होते हैं हाउस के, ठीक है। और ये डिप्टी स्पीकर की पोस्ट कब ओरिजिनेट हुई थी? 1921 में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 के अंदर, ठीक है। तो सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट होंगे, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, हमें बतानी है करेक्ट स्टेटमेंट, तो केवल और केवल हमारी जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो इसके बारे में क्या है, करेक्ट है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा कंप्लीट। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। बोल रहे हैं कि दोनों हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट में सेपरेट कमेटी होती हैं। दिस कमेटी मतलब अच्छा, दोनों हाउसेज में ये कमेटी अलग अलग है। दिस कमेटी रेगुलेट्स द प्रोग्राम और टाइम टेबल जो है उसका वो रेगुलेट करती है। इट एलोकेट्स टाइम फॉर ट्रांजेक्शन ऑफ लेजिस्लेटिव एंड अदर एक्सरसाइजेज ब्रॉड बिफोर द हाउस। ये बताती है भाई कितना टाइम करना है किस बिजनेस में। लोकसभा में इसमें 15 मेंबर होते हैं और राज्यसभा में इसमें 11 मेंबर होते हैं। अगर हम चेयरमैन को भी इंक्लूड कर दें एज एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, तो किस कमेटी के बारे में बात चल रही है? तो आप सभी को पता होगा कि भाई किस कमेटी के बारे में बात चल रही है। तो ये किस कमेटी के बारे में बात चल रही है? बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के बारे में बात चल रही है। किसके बारे में? बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के बारे में बात चल रही है, जो मतलब एडवाइस करती है कि भाई कौन से प्रोग्राम, कौन से टाइम टेबल कब होगा, ठीक है। तो बिजनेस के बारे में जो एडवाइस करती है वो है बिजनेस एडवाइजरी कमेटी। 15 मेंबर, 11 मेंबर मैंने बता दिया। रूल्स कमेटी में थोड़ा अलग होता है। रूल्स कमेटी में देखो, आप रूल्स कमेटी भी सोच सकते हो, देखो जनरल पर्पस कमेटी तो अलग हो गया, एथिक्स कमेटी अलग हो गया, आप इसमें दो में कंफ्यूज हो सकते हो, रूल्स कमेटी या बिजनेस एडवाइजरी कमेटी। रूल्स कमेटी आप बोल सकते हो, लेकिन रूल्स कमेटी में अगर लोकसभा में 15 मेंबर होते हैं लेकिन राज्यसभा में उसमें 16 मेंबर्स होते हैं, ये चीज़ ध्यान रखना। इसमें राज्यसभा में 16 मेंबर्स होते हैं और लोकसभा में 15 मेंबर्स होते हैं, तो ये इनमें थोड़ा डिफरेंस है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 93 आंसर हो गया ए। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमें बताना है किसके बारे में? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में बताना है। सबसे पहले, ए पर्सन हु इज नॉट ए मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज मिनिस्टर। अभी बताया भाई कोई भी मिनिस्टर बन सकता है, कोई भी प्राइम मिनिस्टर बन सकता है 6 महीने के लिए। उनको 6 महीने, लेकिन 6 महीने के बाद उनको किसी ना किसी हाउस का मेंबर बनना पड़ेगा, लेकिन वैसे तो बन ही सकता है। तो ये स्टेटमेंट बोल रहे हैं कि ये पर्सन हु इज नॉट मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट मिनिस्टर नहीं बन सकता, बिल्कुल भी नहीं भाई, बन सकता है, वो भी बन सकता है। सेकंड है, प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट ओनली दोज पर्सन एज मिनिस्टर हु आर रिकमेंडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। बिल्कुल भाई, प्रेसिडेंट उन्हीं को तो मिनिस्टर बनाएंगे जिनको प्राइम मिनिस्टर कहेंगे। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो सेकंड स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है। आंसर हमारा क्या आ गया? बी। इसमें तो कुछ नहीं था भाई, कोई वो नहीं था। आ जाते हैं नेक्स्ट पे। बोल रहे हैं कि एनीथिंग जो सुपर कंडक्टर की तरह काम करती है अब वो 70 केल्विन या -203 डिग्री सेल्सियस, वो जर्नली उसको हाई टेम्परेचर सुपर कंप्यूटर बोले सॉरी क्या बोल रही हूँ मैं, हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर बोला जाता है उनको। तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या है? बिल्कुल क्या है? सही है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दो टाइप के सुपर कंडक्टर्स होते हैं, एक होते हैं हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर, एक होते हैं लो टेम्परेचर सुपर कंडक्टर, ठीक होते हैं लो टेम्परेचर सुपर कंडक्टर, एक होते हैं हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर। जो हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर होते हैं उनको बोलते हैं अनकन्वेंशनल सुपर कंडक्टर, अनकन्वेंशनल सुपर कंडक्टर। और जो लो टेम्परेचर पे सुपर कंडक्टर काम करते हैं उनको बोलते हैं कन्वेंशनल सुपर कंडक्टर, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है भाई। सेकंड है, सोलिड जो मरकरी है वो एज ए सुपर कंडक्टर बिहेव करती है अपने बिलो इट्स थ्रेशोल्ड टेम्परेचर अराउंड -270 डिग्री के आसपास। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। दोनों ही स्टेटमेंट इसके बारे में सही है, तो हमारा आंसर क्या आ जाता है? सी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 95 आंसर हो गया सी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 96 पे। हमें बताना है गवर्नर के अपॉइंटमेंट के बारे में, जो कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है कि गवर्नर का अपॉइंटमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग बोल रहे हैं कि वो सबसे पहले नॉन रेजिडेंट होने चाहिए, जहाँ से वो अपॉइंटेड है वहाँ से नॉन रेजिडेंट होने चाहिए। तो आप सभी को पता है कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन में केवल दो चीज़ें बोल रखी हैं, क्या? एक तो 35 ईयर एज, एक सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है। एक 35 ईयर ऑफ एज और एक सिटीजन ऑफ इंडिया। तो कॉन्स्टिट्यूशन में केवल 35 ईयर ऑफ एज के बारे में और किसी चीज़ के बारे में नहीं बताया गया है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो गया? सी। करेक्ट आंसर तो केवल सी है। मैंने बताया ना, एक तो सिटीजन ऑफ इंडिया होनी चाहिए, एक 35 ईयर ऑफ एज होनी चाहिए, और सारी चीज़ें जो भी गवर्नर के बारे में आज आपको पता है कि जो भी होना चाहिए, नॉन रेजिडेंट होने चाहिए या फिर सीएम से कंसल्ट करना चाहिए, ये सारी चीज़ें बनी है बाई कन्वेंशन, ठीक है, बाई कन्वेंशन ओवर द ईयर्स, ठीक है। तो वो नॉन रेजिडेंट होने चाहिए, स्टेट के बाहर के होने चाहिए, ठीक है, या फिर सीएम से पूछ के उनको अपॉइंट करना चाहिए गवर्नर को। ये सारी चीज़ें कन्वेंशन से बनी है। तो थर्ड स्टेटमेंट ओनली करेक्ट है, फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 96 आंसर हो गया सी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 97 पे। हमें बताना है इंडियन पॉलिटी के बारे में क्या क्या। सबसे पहले, प्रेसिडेंट इज द चीफ स्पोक पर्सन ऑफ यूनियन गवर्नमेंट। आप सभी को पता भाई यूनियन गवर्नमेंट का चीफ स्पोक पर्सन कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर होता है। तो ये ठीक है,
ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या होगी, रॉन्ग होगी, तो प्राइम मिनिस्टर होता है। सेकंड है, ये स्टेटमेंट रॉन्ग होगी। सेकंड है, प्रेसिडेंट अनाउंसेस गवर्नमेंट पॉलिसीज ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। आप सभी को पता है गवर्नमेंट की पॉलिसीज को फ्लोर ऑफ द हाउस पे कौन वो करता है, वो कौन करता है, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर करता है। थर्ड है, प्राइम मिनिस्टर कैन बी द मेंबर ऑफ एनी ऑफ द टू हाउस। बिल्कुल किसी भी हाउस का मेंबर हो सकते हैं प्राइम मिनिस्टर। हमें बतानी गलत स्टेटमेंट, तो पहली दो स्टेटमेंट इन गलत है, फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग है। ठीक है, तो आप सभी को पता चल गया ये सारे काम कौन करते हैं, प्राइम मिनिस्टर करते हैं। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट ऑफ पार्लियामेंट प्रोवाइड फॉर प्रिपरेशन एंड रिविजन ऑफ इलेक्टोरल रोल फॉर द पर्पज ऑफ इलेक्शन टू हाउस ऑफ पीपल। बोल रहे हैं कि कौन से पार्लियामेंट का एक्ट जो है वो प्रिपरेशन और रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल के बारे में बताता है। जब इलेक्शन चल रहे हैं तो इलेक्टोरल रोल का जो प्रिपरेशन है, रिवीजन है, वो किस एक्ट के अकॉर्डिंग होता है, ये पूछ रहे हैं। तो वो किस एक्ट के अकॉर्डिंग होता है, आप सभी को पता है भाई 1950 के एक्ट के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, और फाइनल जो इलेक्शन हो जाता है वो किसके अकॉर्डिंग होता है, जो हो रहा है इलेक्शन वो 1951 के अकॉर्डिंग होता है। तो आ जाते हैं 99 पे, म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी क्रिमिनल मैटर्स में, उसके बारे में बताना है, देख लेते हैं भाई। सबसे पहले है दे आर बायलैटरल ट्रीटी, जो कंट्रीज़ के बीच में होती हैं, एविडेंस के लिए, जो एक्सचेंज के लिए यूज़ होते हैं। बिल्कुल। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स नोडल मिनिस्ट्री, तो आप सभी को पता होगा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स नोडल मिनिस्ट्री, इसकी नोडल मिनिस्ट्री क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो ये स्टेटमेंट क्या होगी हमारी, रॉन्ग हो गई। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग होती है तो डायरेक्ट हमारा आंसर ही आ गया। ठीक है, तो ज़्यादा कुछ पता करना ही नहीं है। ठीक है, तो म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी में क्या है, बायलैटरल ट्रीटीज़ होती हैं दो कंट्रीज़ के बीच में, जिसमें हम एविडेंसेस को एक्सचेंज करते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इसकी नोडल एजेंसी है। और तीसरे बोल रहे हैं CRPC जो है, CRPC डज नॉट मेंशन अरेंजमेंट विद द फॉरेन गवर्नमेंट रिगार्डिंग सर्विस ऑफ जुडिशियल प्रोसेस इन द, याद रखना जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है ना वो मेंशन करता है अरेंजमेंट्स का, ऐसा नहीं है वो मेंशन नहीं करता, वो अरेंजमेंट्स को मेंशन करता है फॉरेन गवर्नमेंट्स के साथ। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी वैसे क्या हो जाती है, रॉन्ग दे, तो इन्होंने रॉन्ग ही दे रखी है। तो सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग है, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, तो हमारा आंसर क्या आ गया, C। ठीक है, म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी के बारे में। फिर आ जाता है हमारा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में। बोल रहे हैं कि एक नॉन गवर्नमेंट लॉबिंग ऑर्गेनाइजेशन, आप सभी को पता है, जिसको ग्लोबल एंटरप्राइज फंड करती है। बिल्कुल सही है, 1971 में बनी थी, डावोस स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, इट हैज़ बीन यूज्ड फॉर पाइवोटल इंटरनेशनल डिप्लोमेसी एंड इवन अवॉइडिंग वॉर्स। बिल्कुल ये इन सब चीज़ों के लिए यूज़ होती है। दोनों ही स्टेटमेंट इसके बारे में सही है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो गया, C। किसके बारे में, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में। इसके बारे में कुछ कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, क्या क्या, सबसे पहले इसकी जो एनुअल मीटिंग होती है वो डावोस स्विट्जरलैंड में होती है। ठीक है, इस साल की इस मीटिंग का थीम था क्या, कोऑपरेशन इन अ फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड। ठीक है, ये क्या है, एक स्विस नॉन प्रॉफिट फाउंडेशन है, 1971 में फाउंड की गई थी। कहाँ पे, जेनेवा स्विट्जरलैंड में फाउंड की गई थी। ठीक है, बेस्ड कहाँ पे, जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। और फाउंडर ऑफ, और जो एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है वो कौन है, क्लोज शॉब, इसके मेनली फाउंडर और एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है। इनका मिशन क्या है, वर्ल्ड में सिचुएशंस को इम्प्रूव करना, बिजनेस को इंगेज करना, पॉलिटिकल, एकेडमिक और अदर जो चीज़ें हैं उनको एक साथ लेके आना, ये इनका मेन है। मतलब वर्ल्ड की जो भी सिचुएशन है उसको इम्प्रूव करना। कुछ मेजर रिपोर्ट्स को भी निकालती है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो न्यूज़ में रहता है। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, ग्लोबल IT रिपोर्ट, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, ग्लोबल ट्रैवल एंड टूरिज्म रिपोर्ट, ये जो रिपोर्ट्स है ना ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की। ठीक है, तो इसी नोट पे आज के हमारे टोटल 50 क्वेश्चंस हो जाते हैं कंप्लीट। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, और अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि हम जल्दी से जल्दी और भी टेस्ट सीरीज लेके आ सकें। ठीक है, तो चलिए इसी नोट पे आज का लेक्चर खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।